ग्राफ प्लॉटिंग में जब तुम फ्रैक्शनल पार्ट किसी भी फंक्शन कर रहे हो, एक बात ध्यान रखना, ऑब्वियस चीज है ये जो हमें करनी चाहिए, वो ये है कि मैं इस वन पे एक ऐसे ये लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर रहा हूँ। क्या रीजन है? और एक ये एक्स एक्सिस। फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 0 to 1 के बीच में रहेगा। यस, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट किसी भी फंक्शन का, किसी भी नंबर का रहेगा 0 से 1 के बीच में। इनफैक्ट ये 1 भी इंक्लूड नहीं होगा, तो रहेगा वो 0 से 1 के बीच में। अब मुझे नहीं पता कि तुमने इस ग्राफ को कैसे प्लॉट किया है, आई डोंट नो, बट इस ग्राफ प्लॉटिंग का एक बहुत ही बेसिक मेथड ये है कि जिस ग्राफ का वो पार्ट जो 0 से 1 के बीच में है, उसमें तो कोई चेंज आने वाला है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी 0 से 1 के बीच में है। इन दोनों लाइंस के बीच में जो भी ग्राफ का पोर्शन है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं रखता हूं x इज इक्वल टू सपोज -1, x इज इक्वल टू -1, हम वेरीफाई कर देखते हैं। 2 टू द पावर x की वैल्यू क्या होगी? 2 पावर -1 विच इज हाफ। और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 पावर x की वैल्यू क्या होगी? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ हाफ विच विल रिमेन हाफ। तो ये ऑब्जर्वेशंस मैंने करने को कहे थे, जो कुछ लोगों ने किया है, बहुत लोगों ने शायद नहीं किया होगा, बहुत लोगों ने ग्राफ प्लॉट किए ही नहीं है, उनको टाइम नहीं मिला होगा। तो जिन लोगों को टाइम नहीं मिला, इस बात को ऑब्जर्व करो, देखो मैं क्या बताऊं ना। ये ब्लैक, चलो इसको और ऐसा शेड कर देते हैं। ये जो पार्ट है, ये जो पोर्शन है इस ग्राफ का, इस पोर्शन में स्पेशल क्या है? इस पोर्शन में स्पेशल ये है कि ये y एक्सिस पे 0 से 1 के बीच में। रिमेंबर, हम इस पॉइंट को एक्सक्लूड रखेंगे, 1 को एक्सक्लूड रखेंगे। तो क्या ये बात सबको समझ में आई? क्या तुमने ग्राफ इस तरीके से प्लॉट किया था? -∞ से 0 तक का ग्राफ तुम्हारा यही है? इसके बाद क्या होगा हम देखेंगे, बट क्या यहाँ तक का ग्राफ तुम्हारा ऐसा ही है? हाँ सर, हाँ सर। यस सर। गुड। अब आते हैं, अब उस पार्ट पे आते हैं जो 1 के ऊपर है। देखो ब्लू से जो 1 के ऊपर है, अब उसका क्या करना है? फॉर एग्जाम्पल, मैं y एक्सिस पर देखो एक पॉइंट प्लॉट कर रहा हूँ, एक पॉइंट मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे 2, और यहाँ पे एक और हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह प्लॉट कर रहा हूँ। ठीक है, ये पॉइंट बताना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये पॉइंट क्या होगा? क्या होगा ये पॉइंट? 2 पावर x की वैल्यू 2 कब होगी? जब x की वैल्यू 1 होगी, है कि नहीं? जब x की वैल्यू 1 होगी तो 2 पावर x की वैल्यू 2 होगी। अब जरा उस वाले पार्ट को कंसिडर करो, ये जो ब्लू से है, जो y एक्सिस पर 1 से 2 के बीच में है, ये वाला पोर्शन, यहां से यहां तक। क्या होगा इस पार्ट का? क्या होगा भाई अभिजीत, क्या लगता है क्या होगा इसका? सर कौन से पार्ट में? जो y एक्सिस पे 1 से 2 के बीच में है, जो ब्लू से, ये देखो ये वाला पार्ट, सर वो पार्ट 0 इसका to क्या 1 होना के बीच चाहिए? में आना चाहिए। कैसे आएगा वो 0 से 1 के बीच में? अभी सर है हम तो लोग ये नहीं यूज कर सकते हैं ना कि भाई। फ्रैक्शनल y फॉर इज इक्वल एग्जाम्पल, टू। अगर मैंने x की वैल्यू, एक मिनट, अगर मैंने x की वैल्यू हाफ रख दी मान लो, तो 2 पावर x की वैल्यू क्या आएगी? 2 पावर x की वैल्यू आएगी 2 पावर हाफ, यानी √2, अप्रोक्सीमेटली 1.4। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 पावर x की वैल्यू क्या होगी? इट विल 0.4। बी 0.4। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ √2, यानी √2 -1, वही मतलब 0.414 जो भी है। इसका मतलब हाफ पर जो हमको वैल्यू पहले मिल रही थी, हाफ पर जो भी वैल्यू मिल रही थी 1.414, उससे 1 लेस वैल्यू मिलनी चाहिए। यानी तुम्हें ग्राफ में क्या करना होगा? तुम्हें ये -1 करना होगा। यानी अब जो ग्राफ है वो 2 पावर x का नहीं होगा, वो 2 पावर 2 power x x -1। -1 का होगा। कैसे बनेगा ये ग्राफ? क्या हमको ट्रांसफॉर्मेशन याद है? y एक्सिस के अलॉन्ग अगर नीचे शिफ्ट हो जाएगा। इसको y एक्सिस के अलोंग 1 यूनिट से ये नीचे शिफ्ट हो जाएगा, कुछ ऐसा।
क्या ये बात सबको समझ में है कि यहाँ पर ये जो ग्राफ था जो 1 से 2 के बीच में था, वो ग्राफ 1 यूनिट नीचे शिफ्ट हो गया, और नीचे शिफ्ट होने का रीजन क्या है? नीचे शिफ्ट होने सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो देखो, तो फ्रैक्शन हो गई, बाकी लोगों को तो आ रही है, किसी को नहीं आ रही क्या? सर सर, कट अब आ रही रही थी। है। लैग हो रही थी सर। क्या हो रही है? लैग हो रही है? सर अब आ रही है। अब आ रही है। Yes, sir. हम्म, सर आप वो पॉइंट रिपीट कीजिए ना। कौन सा पॉइंट? सर अभी जस्ट आप बोल रहे थे। तो बोलने तो पहले बोला ही नहीं मैंने, तो बीच में ब्रेक कर दिया। मैं कह रहा हूं कि जो पार्ट y एक्सिस पर 1 से 2 के बीच में था, वो 1 यूनिट नीचे शिफ्ट हो गया। क्यों? क्योंकि जो भी फ्रैक्शनल पार्ट लोगे, जब तुम किसी भी फंक्शन का, किसी भी वैल्यू का फ्रैक्शनल पार्ट लोगे, तो वो हमेशा 0 से 1 के बीच में ही रहना चाहिए। रिमेंबर, द वैल्यू ऑफ y should belong to 0 to 1. y की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए। अब क्या तुम गेस कर सकते हो कि जब मैं y एक्सिस पर यहाँ पे मैंने 3 मार्क कर दिया, मान लो ये 3, ठीक है, ये फिर लाइन बनाई मैंने, एक हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल। ये पॉइंट क्या होगा पहले ये बताओ मुझे? एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट कौन सा होगा? अगर ये जो मैंने ग्राफ प्लॉट किया है वो 2 पावर x का है, अगर y एक्सिस पर हमने वैल्यू 3 ली है, तो x एक्सिस पे वैल्यू क्या आएगी? देखा इस ग्राफ में, if y is 3, what is x? If y is 3, what is x? Come on यार, log 3/2। Log 3/2। जो फास्ट ना, ये रिस्पॉन्स डिले क्यों है? 2 पावर x इक्वल टू 3, so x is log 3/2। हमेशा इंटीजर्स नहीं आते भाई, ये रैशनल नंबर्स भी आ सकते हैं। बट ध्यान रहे कि हमने जो इंटीजर्स मार्क किए हैं वो y एक्सिस पे मार्क किए हैं। क्यों y एक्सिस पे मार्क किए हैं? बिकॉज जो वैल्यू है अल्टीमेटली, जिसका हमने फ्रैक्शनल पार्ट लिया है, वो पूरे 2 पावर x का है, तो हमें 2 पावर x की वैल्यू चाहिए। 2 पावर x मतलब y की वैल्यू चाहिए। अब क्या होगा इस ग्राफ का? सोचो, ये जो पोर्शन है मेरा, ये जो 2 से 3 के बीच में, जो 2 से 3 के बीच का पोर्शन है, इसका क्या होना चाहिए? 2 पावर x -2 होगा। क्या लगता है? 2 यूनिट से नीचे आ जाएगा। नीचे आएगा अब 2 ये यूनिट। 2 यूनिट से नीचे शिफ्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही है, कर्वेचर के साथ। कुछ ऐसा, ये रहा तुम्हारा ग्राफ। और अब क्या तुम्हें समझ में आया कि तुम्हारा ग्राफ प्लॉटिंग का एक इजी मेथड क्या होने वाला है? आई मीन, इस तरीके से तुम ऑब्जर्व करके तो बना ही सकते हो, बट अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो अल्टीमेटली होने क्या वाला है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अगर तुम्हें ट्रांसफॉर्मेशन करना है डायरेक्टली, तो जो भी ग्राफ, जिसका भी फ्रैक्शनल पार्ट लिया गया है, पहले तुम उस फंक्शन का ग्राफ प्लॉट कर लो। जैसे कि मैंने यहाँ पर 2 पावर x ग्राफ प्लॉट कर लिया, दिस इज द ग्राफ ऑफ 2 पावर x। अब y एक्सिस पे मार्क करो इंटीजर्स 0, 1, 2 and 3 या 4, जो भी तुम्हें मार्क कर दो, और यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ कर लो, यानी x एक्सिस के पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर लो। ये लाइंस x एक्सिस के पैरेलल हैं, और जो दो इंपॉर्टेंट लाइंस हैं वो है, एक तो ये जहां पर y इक्वल टू 0 है, और दूसरी ये जहां पर y इक्वल्स टू 1 है। ये दो लाइंस मैंने अलग से, ये ब्लैक में मैं क्यों शो किया मैंने, इसमें क्या स्पेशल है? इसमें स्पेशल ये है कि जो भी ग्राफ होगा, फाइनल ग्राफ जो भी होगा फाइनल, वो इन दोनों लाइंस के बीच में ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एनीथिंग लाइज बिटवीन 0 and 1। अब यहाँ पे x एक्सिस पे मार्क करना शुरू करो उन पॉइंट्स को जिन पर ये इंटीग्रल वैल्यू यहाँ पे आ रही है। फॉर एग्जांपल 2 पावर x 2 कहाँ पे हो रहा था? 1 पे हो रहा था। 2 पावर x 3 कहाँ पे हो रहा था?
वो हम निकाल सकते हैं 2 power x equal to 3 यानी x is equal to log 3/2। और अब जो भी ग्राफ 1 या उसके ऊपर है, ध्यान रखना y एक्सिस की बात हो रही है, जो भी ग्राफ y एक्सिस में 1 या उसके ऊपर है, उस ग्राफ को तुम्हें 0 से 1 के बीच में लाना है। कैसे लाना है? उस पार्ट को, इस पार्ट को मैंने कट किया, यहां से हटाया और 1 यूनिट नीचे शिफ्ट कर दिया। बट रिमेंबर हम एक ही यूनिट नीचे शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो ये पार्ट अगर 1 यूनिट शिफ्ट करना पड़ा तो ये वाला पार्ट, ये वाला पोर्शन 2 यूनिट हमको दो 2 यूनिट। यूनिट्स नीचे शिफ्ट करना होगा। इसका अगला जो भी पार्ट होगा जहां भी पहुंचेंगे 3 वो यूनिट फिर करना पड़ेगा। 3 3 यूनिट्स यूनिट। नीचे शिफ्ट हो जाएगा। तो मतलब वो स्टीप होते जाएगा And फिर। स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। यस, स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, कर्वेचर थोड़ा बहुत रहेगा, बट यस, ये इंटरवल्स इतने छोटे होते जाएंगे, it will appear to be a straight line, but it will not be a straight line because ये exponential function ग्राफ है, तो स्ट्रेट लाइन हो नहीं सकता। सो ये एक मेथड है, ट्रांसफॉर्मेशन है, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन, जो तुम्हें किसी भी फंक्शन के फ्रैक्शनल पार्ट तक पहुंचा सकता है बहुत ही इजीली। आई मीन बहुत सारी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम स्किप कर सकते हो अगर तुम्हें ये चीज समझ में आई है तो। अभी हम और एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे मान लो सर आपने अब तक कुछ मान नया नहीं दूसरा पढ़ाया ना? फ्रैक्शनल पार्ट का दूसरा एग्जांपल बताओ मुझे। सर एक्स स्क्वायर का था। नहीं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर था, ठीक है? तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर देखो, वेट नया कुछ नहीं पढ़ाया, जो मैंने क्वेश्चन दिए थे वही मैं डिस्कस कर रहा हूँ अभी। फ्रैक्शनल पार्ट का ज्यादा हार्ड होता है क्या जीआईएफ से कंपेयर? रिकॉर्डिंग ऑन है? ऐसा नहीं है, दोनों ही एक जैसे ही हैं। सर फ्रैक्शनल पार्ट कहीं ज्यादा इजी है। बोलो। सर आपने अब तक कुछ नया नहीं पढ़ाया ना? नहीं भाई, नहीं कर रहा हूँ। सर इस सेगमेंट जो की दिया था क्योंकि वही रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी मुझे, मेरे पीछे थोड़ा डिस्टरबेंस था तो अच्छे से समझा नहीं। कोई बात नहीं, दूसरा समझ लो। 4 एग्जांपल्स हैं भाई, एक Yes, पहले sir. ही देखा, दूसरा Yes, देख sir. लो। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर, स्टेप 1 नहीं देखा तो मैं लिख दे रहा हूँ भाई, चलो। प्लॉट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लॉट कर लो। दिस इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज अ पैराबोला, सबको पता है ना प्लॉट करना, कोई बड़ी बात तो है नहीं, प्लॉट कर लेंगे हम। अब स्टेप 2, प्लॉट integers on y-axis and corresponding points on x-axis। ध्यान रहे, इंटीजर्स हम y-axis प्लॉट कर रहे हैं, तो 0 ऑलरेडी है, नीचे आने की जरूरत है नहीं बिकॉज ग्राफ नेगेटिव एक्सिस पे गया नहीं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 आ गया, ये 2 हो गया, 3 4 है ना, जो भी हो। ऑन करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स आल्सो, करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स का मतलब हुआ कि 1 के करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू क्या आ रही है, वो देखना। 2 के करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू क्या आएगी, 3 या जितने भी तुम बनाना चाहो, 2 3 4 बना लोगे तो अच्छा रहेगा, तुम्हें बेटर आइडिया मिलेगा। बताओ 1 के करस्पॉन्डिंग x एक्सिस पे कौन सा पॉइंट आएगा? 1 या फिर -1। 2 के करस्पॉन्डिंग +√2। प्लस माइनस रूट 2। यस, ये तो -√2 होगा, +√2 होगा। 3 के लिए +-√3। यस, +-√3। 4 के लिए +-2। 2। एक थोड़ा स्टीप हो गया तो थोड़ी दिक्कत आ रही है, ठीक है। ये रहा, ओके। तो स्टेप 2 सबको क्लियर है? नाउ
अब मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, ये बात ध्यान रखना कि तुम्हारे लिए दो इंपॉर्टेंट लाइंस, हमेशा इन लाइंस को अलग से ऐसा डार्क कर लेना, तुम्हें समझ में आना चाहिए कि जो भी फाइनल ग्राफ आएगा हमारा वो इन दोनों लाइंस के बीच में ही होगा, ठीक है ना। कौन सी दो लाइंस, एक है एक्स एक्सिस यानी y इक्वल टू 0, दूसरी है y इक्वल टू 1। तो इन दोनों लाइंस के बीच में जो ग्राफ ऑलरेडी है उसको तो चेंज करने की जरूरत है ही नहीं। इसका मतलब ये जो ग्राफ है हमारा -1 to 1 के बीच में। यस, -1 से 1 के बीच में जो ग्राफ का पोर्शन है, देखो ये वाला सेम। ये सेम रहेगा, बट 1 पे ध्यान रहे, सर्कल 1 इंक्लूड नहीं हो सकता है, किसी भी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट 1 नहीं हो सकता है। तो ये ग्राफ तो एज इट इज है, ये ग्राफ चेंज नहीं होगा। बट अब जब तुम इसके ऊपर वाला ग्राफ देखोगे, ये वाला ग्राफ देखो, ये पोर्शन, फिर तो वो इस नीचे आ पोर्शन जाएगा में, क्या? हाँ, या फिर इस पोर्शन में क्या हो रहा है, ये ग्राफ हमें चेंज क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम ध्यान से देखो तो ये ग्राफ या ये ग्राफ जब तुम y इंटीजर एक्सिस पार्ट पे भी तुम, है। हाँ, जब तुम y एक्सिस पे इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू चेक करोगे किसी भी पॉइंट की, तो वो 1 से 2 के बीच में आएगी, और किसी भी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट 1 से 2 के बीच में नहीं हो सकता। तो हमें डेफिनेटली यहाँ पे कुछ चेंज करना पड़ेगा। वो चेंज क्या हो सकता है, कैसे इस ग्राफ को 0 से 1 के बीच में लाया जाए, तो सिंपल है कि इसको 1 यूनिट नीचे शिफ्ट कर लिया जाए। तो 1 यूनिट नीचे हमने देखो इसको शिफ्ट कर दिया, ऐसा और ऐसा, लेकिन यहाँ पे सर्कल बनाना है हमको। सिमिलरली जो अगला पोर्शन है उसको देखो ध्यान से, वो अगला पोर्शन ये वाला या फिर ये वाला, ये y एक्सिस को कहाँ पॉइंट कर रहे हैं, देखो 2 से 3 के बीच में। 2 से 3 के बीच में। तो कोई चीज अगर 2 से 3 के बीच में है तो जो उसकी फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू होगी वो 2 वो यूनिट निकालने के लिए 2 सबट्रैक्ट करना पड़ेगा ना, 2 सबट्रैक्ट करना होगा। तो 2 यूनिट से ये ग्राफ, क्योंकि तुम 2 सबट्रैक्ट कर रहे हो, 2 यूनिट से ये ग्राफ नीचे आ जाएगा। इसका मतलब ये देखो, ये ग्राफ इधर और ये ग्राफ, मतलब एंड रिपल्स फाइनली, जैसा ग्राफ बनेगा। हाँ, ये 3 यूनिट से नीचे आ जाएगा एंड सो ऑन। तो इस तरीके से तुम कोई भी ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, ठीक है। स्टेप 3 तुम्हारा होगा, एक ही चीज करना पड़ेगा ना, ग्राफ बनाया हम लोग नॉर्मल, और फिर जो भी पार्ट है उसको 0 और 1 के बीच में डाल दिया। यस यस यस, सो शिफ्ट each part between y equal to 0 and y equals to 1। अब मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, ये चीज समझ में आ गई कि हर एक पार्ट को अलग अलग कट करके उतने ही यूनिट्स नीचे शिफ्ट करना है जिससे वो 0 से 1 के बीच में आ जाए, और तुम किसी भी ग्राफ का फ्रैक्शनल पार्ट, बिलीव मी, अगर तुम ग्राफ बनाना जानते हो तुम गंदे से गंदे क्वेश्चन बहुत जल्दी कर सकते हो। इसलिए मेरा एम्फेसिस पूरा ग्राफ पे ही होता है शुरू से अभी तक। पिछले 3 वीक 4 वीक से हम लोग ग्राफ पे ही पूरी तरीके से हैं, क्योंकि जिसको ये आ गया उसको फिर फंक्शंस में, कैलकुलस में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और फ्रैक्शनल पार्ट सबसे ट्रिकी फंक्शंस में माना जाता है, मतलब जैसे क्वेश्चन देख के लोग थोड़ा हिल जाते हैं, छोड़ देते हैं, तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी उसको छोड़ने की अगर तुम ग्राफ प्लॉटिंग जानते हो। सर अब एक हम doubt है। रैंडम कोई फ्रैक्शनल पार्ट उठाते हैं, बोलो। सर आपने बोला ना क्वेश्चन जल्दी। रहेंगे, अगर किसी ने वैल्यू पूछा है फ्रैक्शन पार्ट का तो हम प्लॉट कैसे करेंगे? वो भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इनइक्वालिटीज भी होती हैं, इक्वेशंस भी होती हैं, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, ग्राफ कहाँ प्लॉट करना है, वो सब मैं अभी डिस्कस करता हूँ, ग्राफ का यूज कहाँ पे होगा। लेकिन फिलहाल इसको समझो। अभी हम तीसरा एग्जांपल जा रहे हैं करने। सपोज हम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स का ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं फॉर एक्स बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई। तो क्या हमारा पहला स्टेप, साइन एक्स का ग्राफ sin x का नॉर्मल पहले साइन से ग्राफ प्लॉट कर लो। चलो, तो ये 0 हो गया, ये 2 पाई हो गया, पाई है,
this is pi by 2 1 y axis पर -1 है ना. This point is 3 pi by 2 if you need. Three pi by 2. Yes. सर 0 से पाई के बीच में तो चेंज नहीं होगा, पाई से 2 पाई के और बीच में श्योर हम कोई लोग चेंज नहीं होगा रजत, या सभी लोग नहीं बताओ सर। भाई. रजत नहीं सर, सर, रजत बोल रहा है. सिर्फ एक ये कर देंगे हम लोग, 1 पे डॉट मार्क कर देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे. तो तुमने ये चीज नोटिस की है कि 1 जो है वो इंक्लूड नहीं होगा. तो ये बात सही है कि 0 से पाई तक का जो ग्राफ है हमारा, उसमें चेंजेस नहीं होंगे एक्सेप्ट 1 पॉइंट, ये वाला जो पाई बाय 2 वाला पॉइंट, इसको एक्सक्लूड करना होगा और इसको यहाँ शिफ्ट करना होगा. तो मतलब जो एक्चुअल ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा होगा. देखो ये वाला ग्राफ एज इट इज रहेगा, पाई बाय 2 पे सर्कल आएगा. क्यों पाई बाय 2 पे सर्कल आएगा, ये बात समझ में आ रही है सबको? क्योंकि साइन पाई बाय 2 1 होता है और 1 का फ्रैक्शनल पार्ट 1 नहीं होता है, 1 का फ्रैक्शनल पार्ट 0 होता है. तो ये सर्कल हम दिखा रहे हैं कि ये पॉइंट हमने एक्सक्लूड किया है, और ये डॉट में दिखा रहा हूँ ये बताने के लिए कि पाई बाय 2 पर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स 0 होगा. बहुत अच्छे. तो ये तो हमने कर लिया, 0 से पाई तक का काम तो हमने कर लिया. अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या पाई करना से होगा? 2 पाई एक यूनिट ऊपर शिफ्ट होगा। बहुत बढ़िया. जैसे तुम पहले ग्राफ को नीचे शिफ्ट कर रहे थे, यू हैव टू शिफ्ट द ग्राफ बिटवीन 0 एंड 1. कुछ ऐसा करना सर है ग्राफ इसमें 0 2 से 1 के पॉइंट्स बीच पे में आ ही आए. जाएगा ना? अभी पहुंच रहे हैं ना, क्यों परेशान है? तो ये ग्राफ 1 यूनिट से इस बार ऊपर शिफ्ट होगा, और देखो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा लाइक दिस. बट यहाँ पर तो सर्कल रहेगा, यहाँ पर तो सर्कल रहेगा. तो यहाँ पे डॉट ऑलरेडी है, पाई पर इसके 0 है, और यहाँ पे डॉट आ गया. ये रहा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स का ग्राफ बिटवीन 0 टू पाई. और बिटवीन 0 टू पाई बनाने के बाद तो पता है कि ग्राफ तो पीरियोडिक है, अभी रिपीट होता रहेगा, ग्राफ ऐसा बनता जाएगा. फाइन. तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स, जैसे मान लो ग्राफ का फायदा क्या है, क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू 1/3 for x belongs to 0 to 2 pi. Find number of solutions. क्वेश्चन कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है ना, क्वेश्चन आराम से हो जाता है, लेकिन सॉल्व करने में बहुत मिस्टेक्स होती हैं. फ्रैक्शनल पार्ट को हटाना, ये सारी चीजें ऑब्जर्व करना अभी हम करेंगे. हम विदाउट ग्राफ भी ये क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन सोचो कि तुमने ये ग्राफ प्लॉट कर लिया है, तो अब ये क्वेश्चन सॉल्व करना कितना इजी है. सोनल क्या आंसर होगा इसका, बताओ, बता सकते हो? हाँ सर 1/3 है ना, तो 1 मिनट सर. सर 1 2 सर 4 होगा ना? वेरी नाइस. सो वी हैव 4 पॉसिबल आंसर्स, 4 पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि 1/3 यहाँ पे तुम्हें y एक्सिस से प्लॉट करना है, और तुम्हें पता है कि तुम्हें पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन काउंट करने हैं, एंड वी विल हैव 4 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन. अगर यहाँ पे ये फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता तो आंसर 2 ही होता. साइन एक्स इक्वल टू 1/3 के 2 ही सोल्यूशन आते हैं, क्योंकि साइन एक्स पॉजिटिव केवल 0 से पाई के बीच में होता है, बट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स हमेशा पॉजिटिव होता है, हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है. तो क्योंकि पाई से 2 पाई तक का जो ग्राफ था वो ऊपर शिफ्ट हो गया है, तो उसने भी देखो उस लाइन को 2 पॉइंट पे कट कर दिया. वी हैव 4 सॉल्यूशंस. तो ये सर एडवांटेज तो है. मतलब जो पार्ट ऊपर शिफ्ट हुआ है वो सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट का है ना? ओरिजिनल साइन एक्स का ग्राफ तो 0 से 2 पाई साइन के तो बीच में नेगेटिव वैल्यूज भी देगा। बिल्कुल बिल्कुल, ओरिजिनल साइन एक्स तो नीचे बना ही हुआ है ना, वो तो ब्लू वाला जो ग्राफ है वो साइन एक्स का ग्राफ है. यस सर। ऊपर में शिफ्ट कर दिया, वो सर, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स ग्राफ बन गया. हाँ भाई बताओ. सर वो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स इक्वल टू अगर कुछ भी होता है और वो 0 और 1 के बीच में तो 4 ही आता है. बिल्कुल, हमेशा जा रहे थे. 1 अगर करते हैं तो एक भी सोल्यूशन नहीं आता फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स. हाँ वही बोल रहा हूँ, 0 और 1 के बीच में होता था. और अगर 0 करते हैं जोहेब तो क्या आंसर आता? सर तभी भी 4 ही आता ना सर. फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 5 साइन एक्स आता. इक्वल टू 0 का सोल्यूशन क्या है? 5 5 यस, हाँ तो 5 आता, 0 पे भी होगा. π/2 और 3π/2 भी इंक्लूड होंगे, तो 0 π/2 पाई 3π/2 एंड 2 पाई, ये सारे आंसर्स हैं. 5 आंसर आता है. वेरी गुड, क्या बात.
अब तुम सर लोग बढ़िया कर रहे हो। हाँ सर मुझे ग्रेटेस्ट इंटीरियर ऑफ sin x में एक डाउट था। मैं आ रहा हूँ उस पर, अभी ग्रेटेस्ट मुझे बता रहा हूँ। तो क्या फ्रैक्शनल पार्ट वाला ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आया सभी को कि अगर मुझे ग्राफ प्लॉट करना होगा तो मैं डायरेक्टली कैसे प्लॉट कर सकता हूँ? ये बात समझ में आ गई है ना? यस सर। मैं बता रहा हूँ तुम्हें मैं जो चीज बता रहा हूँ ना अभी, ये तो बहुत बेसिक फंक्शंस हैं। अभी इसके अंदर लॉग के साथ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सब घुसा दिए जाएंगे ना, तो लोग सिंपली इसको स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे कि छोड़ो इस क्वेश्चन को, हम चलो कुछ और सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन तुम्हें नहीं जरूरत पड़ेगी अगर तुम्हें बस इतनी एक छोटी सी बात याद रहे कि जो भी ग्राफ है वो 0 से 1 के बीच में है। तो बेसिक फंक्शन का ग्राफ अगर तुम्हें बनाना आता है, इसके अंदर जो भी लिखा है अगर तुम्हें उसका ग्राफ प्लॉट करना आ रहा है, तो तुम बड़े आराम से उसके फ्रैक्शनल पार्ट ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। अब आते हैं जीआईएफ पर। जीआईएफ वाला मैंने एग्जांपल क्या दिया था बताओ, कौन सा ग्राफ प्लॉट एक करने sin को? x GIF sin x का था और एक log x base 2। log x base 2 करो सर। तो लॉग सर एक्स मैं करते हैं। जीआईएफ ऑफ GIF जब किया ना लॉग सर तब एक्स बेस 2 स्टेप्स ही आ रहे थे। क्या आ रहे थे? हाँ स्टेप्स आएंगे, मुझे हमेशा स्टेप स्टेप्स ही फंक्शन आ है, रहे थे, मतलब हमेशा बिल्कुल स्टेप्स आ स्टेप्स रहे आएंगे, थे। बिल्कुल सही बात है। लेकिन सर स्टेप्स ही स्टेप्स हैं। का जो वो था साइज थोड़ा बढ़ता जा रहा था। हाँ सर, increase हो साइज रहा में था। डिफरेंस होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और सर sin x में वो एक जगह पे मतलब अलग से आ रहा था बस। हाँ सर sin x का तो साइन एक्स का क्या होगा अभी देखते हैं। तो पहले हम ऐसा करते हैं कि पहले हम लोग लॉग एक्स ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं सबको, क्योंकि पता है ये ग्राफ log x बेस 2 का ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा होने वाला है। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू log x बेस 2। कुछ पॉइंट्स यहाँ मार्क कर लेते हैं, जैसे कि 1 हो गया, आई मीन पॉइंट एक्चुअली y एक्सिस पे मार्क करने चाहिए हमको, बट ठीक है 1 पे 0 है तो ठीक है। 1 कहाँ पे होगा? log x बेस 2 is 1 at x equal to 2। 2 ये कहाँ पे होगा? 2 1 पे होगा ये 4। चलो नेगेटिव, क्योंकि ग्राफ y एक्सिस पे नेगेटिव पे भी है। -1 कहाँ पे होगा? 1/2 ये 1/2 है। -2 कहाँ पे होगा? 1/4 1/4 एंड सो ऑन। ठीक है, इतने पॉइंट्स बहुत हमने मार्क कर लिए y एक्सिस पर। तो स्टार्टिंग के देखो स्टेप्स वही हैं जो मैंने लिखवाए थे कि y एक्सिस पर इंटीजर्स प्लॉट करो। क्या आराम से क्यों आ रहे हैं भाई लोग, क्या हो गया? क्या हो गया ऋषिक, सो गया था क्या? हैं ऋषिक? ओ ऋषिक, ऋषिक आया ना अभी? चलो छोड़ो। तो y एक्सिस पे हमने ये पॉइंट जो है प्लॉट कर लिए, ठीक। y एक्सिस पर इंटीजर्स जितने करना चाहो, है तो इनफाइनाइट, बट हम एक लिमिटेड ग्राफ, मतलब लिमिटेड पोर्शन को ही चेंज करने वाले हैं, बाकी हम ऑब्जर्व कर लेंगे क्या होने वाला है। अब ध्यान दो उस पॉइंट पर, जैसे चलो पहले हम 0 से 1 के बीच में देखते हैं। ये देखो 0 से 1 के बीच में ये पॉइंट, तो ग्राफ का कौन सा पोर्शन 0 से 1 के बीच में है वो दिख रहा है साफ साफ, ये वाला। ये पोर्शन है दो ना, इन दो लाइंस के बीच में, ये वाला पोर्शन जो मैंने अभी शेड किया। y एक्सिस पर ये 0 से 1 के बीच में। ध्यान रहे GIF इस पूरी वैल्यू का है, log x बेस 2 का है। log x बेस 2 की वैल्यू 0 से 1 के बीच में, तो उसका GIF क्या होगा? 0। हाँ, किसी भी नंबर का जो 0 से 1 के बीच में है का GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 होगा, ये तो हमको पता ही है ना। वो जब इसका मतलब पावर आ रहा तब तक स्टेप्स है। हाँ, इसका मतलब 1 से 2 के बीच में, क्योंकि 1 से 2 के बीच में ही ग्राफ का ये पोर्शन है, तो 1 से 2 के बीच में ये पूरा ग्राफ क्या होना चाहिए? y इक्वल्स टू 0। Straight line parallel to y-axis. तो y इक्वल टू
y इक्वल टू 0, और ध्यान रहे कि इस पॉइंट को जैसे हमने स्टेप फंक्शन में लिखा था, किया था, ये डॉट रहेगा, हॉलो सर्कल। मतलब हम 2 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। क्यों 2 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, तुम खुद देख लो कि अगर तुमने यहाँ पर x की वैल्यू 2 डाली, log 2 बेस 2 क्या होगा 1, और 1 का GIF 1 ही होता है। 1 ही होगा। तो यहाँ के बजाय, हाँ, अब तुम उसके ऊपर वाले पोर्शन में आओ। अब तुम इस पोर्शन में आओ। किस पोर्शन में? जो 1 से 2 के बीच में। देखो 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में देखो ये वाला पोर्शन है। 1 से 2 के बीच में ये रहा पोर्शन। क्या होगा इस पोर्शन का? जो Y भी equals वैल्यू to 1, सर सेम हाँ, होगा सर 2 से 4 तक। 2 से 4 x एक्सिस पर है, बट x एक्सिस पे तुम बाद में देखो, पहले y एक्सिस पे देखो। y एक्सिस Y1 पर हो हम 1 जाएगा। से, हाँ, y 1 हो जाएगा सर, और वो 4 एक्सक्लूडेड हो जाएगा। तो इन सब की वैल्यू 1 ही आएगी। 4 पर हम ये एक्सक्लूड कर देंगे। देख लो वही स्टेप फंक्शन है। अच्छा यही नहीं, और आओ अब जरा इस पोर्शन को देखो जो -1 से 0 के बीच में, बिटवीन 0 एंड -1। 0 और -1 के बीच में जो हमारा पोर्शन है ग्राफ का, देखो ये वाला जो अभी मैंने शेड किया। क्या होगा किसी वैल्यू का जो -1 से 0 के बीच में है का, उसका GIF क्या होगा? -1। माइनस करेक्ट। इसका मतलब ये जो हाफ से 1 के बीच का इंटरवल है x एक्सिस पर, उसमें y इक्वल्स टू -1 बनना चाहिए। देखो ये y इक्वल्स टू -1 बन गया, y इक्वल्स टू -1। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है कि हमने हाफ से 1 के बीच में, x एक्सिस पर हाफ से 1 और y एक्सिस पर -1 to 0 के बीच में जो ग्राफ था, उसको हटाकर y इक्वल्स टू -1 बनाया। y इक्वल्स टू -1, दिस इज y इक्वल्स टू 0, दिस इज y इक्वल्स टू 1। और देखो क्या होगा -2 से -1 के बीच में, फिर वो 1/4 से आ जाएगा, -2 हो जाएगा। हाफ तक। तो फिर से अगर तुम ये पोर्शन देखो, ये वाला पोर्शन जो मैं फिर अभी शेड कर रहा हूँ, इस पोर्शन को देखो, x एक्सिस पर वो 1/4 से हाफ के बीच में। तो इतने पार्ट का, केवल इतने पार्ट को अगर तुम देखो, इतने पार्ट का की वैल्यू क्या होगी, उसका GIF क्या होगा? -2, y equals to -2। So this is the graph of GIF of log x base 2। एक बार फिर अगर तुम ये स्टेप्स समझना चाहो तो मैंने कुछ अलग नहीं किया। मैंने फ्रैक्शनल पार्ट की तरह ही इस बार भी y एक्सिस पर इंटीजर्स को प्लॉट किया और उनके करस्पॉन्डिंग x एक्सिस पर पॉइंट्स को प्लॉट किया। लेकिन इस बार केवल ग्राफ को शिफ्ट नहीं करना है, ग्राफ कंप्लीटली चेंज होने वाला है। क्यों? क्योंकि GIF किसी भी वैल्यू का एक फिक्स इंटीजर होगा, एक फिक्स इंटरवल में। 1 से 2 के बीच में 1 होगा, 2 से 3 के बीच में 2 होगा, -1 से 0 के बीच में -1 होगा। तो इसका मतलब सर है, हम ऐसा बोल सकते हैं वो रेंज का लोअर लिमिट हो। यस, तो जो ग्राफ का लोअर पॉइंट है, जिस भी पोर्शन, जैसे तुमने इस पोर्शन देखा, ये वाला पोर्शन देखो जो 0 से 1 के बीच में है, ये वाला पोर्शन, तो जो उसका लोअर पॉइंट है वहां से एक लाइन तुम्हें ड्रॉ करनी है पैरेलल टू x एक्सिस, और तुम्हारा काम हो जाएगा। बट मैं फिर कह रहा हूं कि ये अभी तो समझ में आ रहा होगा, तुम कर भी लोगे। एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद जो चीजें मिक्सअप हो जाती हैं, कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो लोग गलती क्या करते हैं, लोग x एक्सिस पे प्लॉट करने लगते हैं। ये बात ध्यान रखना कि जो इंटीजर्स प्लॉट करने हैं वो y एक्सिस पे करने हैं, ना कि x एक्सिस पर। क्योंकि जो वैल्यू GIF को मिल रही है वो x नहीं है, वो log x बेस 2 है। तो log x बेस 2 की जो वैल्यू है वो y की वैल्यू है। तो y एक्सिस पर इंटीजर्स प्लॉट करने के बाद वो हॉरिजॉन्टल लाइंस प्लॉट करो, और उसके बाद जो है x एक्सिस पे देखो करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स क्या आते हैं। ठीक है, तो ये था GIF ऑफ log x बेस 2 ग्राफ। एक और आई थिंक GIF दिया गया था, क्या था वो? sin x। GIF ऑफ sin x। GIF ऑफ sin x देखो, पर ये ग्राफ ऐसे ऊपर नीचे हो रहा था।
सर ये हाँ 0 to पाई तक मतलब एक लाइन था, 0 था, और फिर 0 से पाई तक 0 था, और फिर पाई से 2 पाई तक -1 था, -1 था। और पाई बाय 2 ओके पे 1 हो जाता था। हाँ सर, वही नहीं समझा, पाई और बाई 2 पे 1 कैसे मार्क कर रहे? पॉइंट वो बना दो, बीच जैसे में मैं सर्कल पाई बाय 2 पे मैं दिखा रहा सर्कल बना दो और ऊपर पाई। हूँ। ये अब हमें बहुत y एक्सिस से बहुत सारे इंटीजर्स प्लॉट करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हमको पता है कि केवल 3 इंटीजर्स यहाँ पे आने वाले, एक -1, एक +1 और एक 0, है ना। दिस पॉइंट इज पाई बाय 2, ये पाई हो गया, और 3 पाई बाय 2 एंड 2 पाई। अब ध्यान दो उस पूरे ग्राफ पे जो 0 से 1 के बीच में है, y एक्सिस पर 0 से 1 के बीच में, y एक्सिस पर 0 से 1 के बीच में ग्राफ का कौन सा पोर्शन है, ध्यान से, ये रहा, ना केवल ये भी है, ये पूरा पार्ट 0 से 1 के बीच में है। x एक्सिस पर क्या स्ट्रेच आ रहा है, x एक्सिस पे हम 0 से पाई के बीच में। तो क्या होगा इस ग्राफ का, इस ग्राफ को चेंज रिप्लेस किससे किया जाएगा, क्योंकि इस ग्राफ की वैल्यू y एक्सिस पर 0 से 1 के बीच में है, तो GIF 0 से 1 के बीच में क्या होता है, 0 होता है ना। 0। इसका मतलब इस ग्राफ को हटाकर हमको ये लाइन पूरी ड्रॉ करनी है, इस लाइन, ये ग्राफ आ जाएगा। बट यहाँ पर एक पॉइंट जो है पाई बाय 2 वाला, वो स्पेशल है। क्यों स्पेशल है, देखने के लिए तुम जरा पाई बाय 2 यहाँ रख के देखो, उसपे वो 1 क्या हो होगा जाएगा, 1 हो GIF ऑफ जाएगा। साइन पाई 1 हो जाएगा। बाय 2, हाँ, उसकी वैल्यू 0 नहीं होगी, वो 0 से 1 के बीच में नहीं है, 1 है एग्जैक्ट। तो इसलिए ये पॉइंट यहाँ ऊपर मार्क करना पड़ेगा। तो तुम्हारा जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा दिखाई देगा, कैसा, एक तो y इक्वल टू 0 लाइन 0 से पाई के बीच में पूरा x एक्सिस, बट एक पॉइंट जो है वो ऊपर शिफ्ट हो गया है, ठीक है। अब आते हैं पाई से 2 पाई के बीच में। अच्छा, पाई से 2 पाई के बीच में क्या हो रहा है, पाई से 2 पाई के बीच में -1 ही तुम देखो रहेगा। ग्राफ को, पाई से पाई से 2 पाई के बीच का ये जो ग्राफ है, this part is pointing towards values on y axis between -1 and 0। -1 और 0 के बीच में अगर कोई भी नंबर -1 से 0 के बीच में है तो उसका GIF क्या होता है, -1। इसका मतलब यहाँ पर इस बार जो स्ट्रेट लाइन आएगी वो आएगी y इक्वल्स टू -1। राइट, बट यहाँ पर भी 2 वो पॉइंट पाई और 2 पाई एक्सक्लूड हो गए, एक्सक्लूड करने होंगे। कौन कौन से, पाई 2 और पाई। दूसरा पाई और 2 पाई एक्सक्लूड हो गए। क्यों हो गए, 3 पाई बाय 2 इंक्लूड रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, -1 का GIF -1 ही होता है। दिस इज द ग्राफ ऑफ GIF ऑफ sin x बिटवीन 0 एंड 2 पाई। अब उसको रिपीट कर दो, ये ग्राफ बनता जाएगा, ठीक है। बताओ भाई, किसको कहाँ पे दिक्कत आ रही है, उसको डिस्कस करो, बताओ समझने में किस तरीके की दिक्कत आ रही है, उसको डिस्कस करो यहाँ पर, क्योंकि ग्राफ प्लॉटिंग जो है वो इम्पोर्टेंट है, और स्टार्टिंग में ट्रिकी लग सकती है, लेकिन तुम प्रैक्टिस करते रहोगे तो काम आसान हो जाएगा। तो बताओ, बताओ यार। सर सर लॉग वाले फंक्शंस में GIF जो होता है ऊपर तो इसमें 0 से 1 आउट है। क्या डाउट था, 0 से 1 किस में बोल रहे हो तुम, x एक्सिस या y एक्सिस? X एक्सिस। x एक्सिस पे 0 से 1, x एक्सिस पे 0 से 1 ले नहीं सकते। अब तक मैंने जो बोला उसका मतलब तुझे को समझ में आया ही नहीं। तो जो भी इंटरवल नहीं लेना है सर, वो जो y एक्सिस लेना है। ये तो बेवकूफी है सर ना कि x x एक्सिस एक्सिस पे पे 0 0 to 1 बोल रहे हैं।
0 से 1, हाँ मतलब कि 0 से 1 के बीच में जो y एक्सिस पे प्लॉट किया है पॉइंट्स, उसमें डाउट है। y एक्सिस पर 0 से 1 के बीच में जो ग्राफ है वो x एक्सिस पे उसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स क्या है? y एक्सिस पर जब तुम देख रहे हो 0 से 1 ये पोर्शन, तो तुम्हें x एक्सिस पे कौन सा पोर्शन दिखाई दे रहा है ग्राफ का? सर 1 से 2। 1 से 2। तो x एक्सिस पे 0 to 1 नहीं है, x एक्सिस 1 से 2 है, सही बात है। अब जो ग्राफ, इस ग्राफ की वैल्यू यानी y कोऑर्डिनेट क्या है, जिस पोर्शन को हम देख रहे हैं वो y कोऑर्डिनेट 0 से 1 के बीच में है ना। y Yes, sir. केवल y कोऑर्डिनेट देखना है, तो 0 से 1 के बीच का कोई भी नंबर उठाओ, उसका GIF लो, क्या आंसर आएगा? 0 ही आएगा। आंसर तो 0 आएगा ना। तो इसीलिए इस ग्राफ को हमने हटा दिया, इस ग्राफ को रिप्लेस कर दिया किस लाइन से? y इक्वल टू 0 से। लेकिन इस लाइन, ये ऐसा नहीं कि y इक्वल टू 0 कंप्लीट ले लिया मैंने। y इक्वल्स टू 0 कहां से कहां तक? 1 से 2 तक, x एक्सिस पर 1 से 2 तक। और 2 जो है वो एक्सक्लूड रखा है। 2 को एक्सक्लूड क्यों रखा है? तो यहाँ पे तुम 2 डाल के देख लो, यहाँ पे 2 डाल के देख लो। 1 जब तुम आएगा x फिर। को 2 रखोगे तो GIF ऑफ 1 जो है वो 0 नहीं होता ना, GIF ऑफ 1 1 होता है। इसलिए वहां पे उसको एक्सक्लूड करके हमने ऊपर कर दिया। अभी कुछ समझा? हाँ सर। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अभी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी, लेकिन ये वर्थ इट है। इसकी प्रैक्टिस करना काफी यूजफुल है। ठीक है भाई, तो ये तो हमारा होमवर्क था। अब जिन लोगों ने गलत कर दिया था किस तरीके, कुछ मिस्टेक्स थी, उसको रेक्टिफाई कर लो। अगर तुम्हारा ग्राफ सही नहीं बनाया तो देख लो तुमने क्या गलत सोचा था। लेकिन हाँ, एक जो मैंने कहा था जेनरिक ऑब्जर्वेशन ट्रांसफॉर्मेशन के रिगार्डिंग, तो ट्रांसफॉर्मेशन के रिगार्डिंग हमारा एक जेनरिक स्टेटमेंट ये होगा कि हमेशा y एक्सिस को ही कंसिडर करना है, और अगर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है तो बस उसको पीसेस कट करके नीचे लाते जाओ। देखो ये ड्रॉप होता जा रहा है, अगर वो ऊपर है तो नीचे आता जाएगा, अगर नीचे है तो ऊपर चला जाएगा। बट जो भी ग्राफ होगा वो केवल 0 से 1 के बीच में होगा। ऑन द अदर हैंड, जब तुम GIF प्लॉट कर रहे होते हो तो स्टेप्स बनेंगे, स्टेप्स तो बनेंगे ही बनेंगे। वो स्टेप्स किस इंटरवल में क्या होंगे वो तुम्हें फिर से एक बार y एक्सिस पर इंटीजर्स को प्लॉट करके देखना होगा। तो दोनों ही काम इतने डिफिकल्ट नहीं है, प्रैक्टिस करोगे और फिर बहुत जल्दी हो लगेंगे, फास्ट हो लगेंगे, बहुत टाइम भी कम लगेगा। लेकिन अभी फिलहाल टाइम लगाओ, टाइम जितना लगता है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सही करो। ठीक है, तो कुछ और ग्राफ मैं प्लॉट करने को देता हूँ आज, तुम आज और कुछ ग्राफ प्लॉट करना, और उस ग्राफ की हेल्प से हम फिर कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर ग्राफ प्लॉटिंग के बाद अब लिखो प्रॉपर्टीज। ये पॉइंट जेई के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है भाई। हाँ, जो पढ़ा है वो बेसिक है, f of x एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, इन्हीं प्रॉपर्टीज की हेल्प से क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होंगे। अगर तुम्हें प्रॉपर्टी आती होंगी तो जल्दी सॉल्व होंगी। सर बहुत आवाज क्या सोचना आवाज पड़ेगा। लैग हो रही है सर, आपकी आवाज पे। क्या क्या प्रॉब्लम सकती? चलो, आवाज नहीं आ रही है? अब आई सर ब्रेक हो रही है अब आ बहुत। रही। अब भी आ रही है ना? ठीक है, हाँ सर। ओके। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है GIF की लेते हैं। व्हाट इज GIF ऑफ x? हाउ विल यू एक्सप्लेन GIF x मैथमेटिकली? हमने तो स्टेटमेंट लिखा था ना कि GIF x क्या होता है। GIF x इज एन इंटीजर। मैं वही डेफिनेशन अब मैथमेटिक लिखवा रहा हूँ। GIF x बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर्स।
किसी भी नंबर का GIF लिया तो आंसर हमेशा एक इंटीजर आएगा। कैसा इंटीजर? व्हाट टाइप ऑफ इंटीजर? फिर x से This कम रहेगा Less is या an than integer इक्वल रहेगा, which less than is or equal to। always less than or equal to x. greater than Again, x minus 1. very nice. At the same time, it is greater than x minus 1. So GIF x is less than or equal to x, but greater than x minus 1. ये लिखने के बाद तुम्हारी GIF की डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। अब कोई डाउट नहीं है मुझे। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ क्यों ये जो है ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कैसे है। मान लो मुझे निकालना है GIF ऑफ 3.4। अब मुझे ये पता है कि भैया जो भी आंसर होगा वो इंटीजर होगा, और मुझे ये भी पता है कि जो भी आंसर है वो 3.4 से छोटा है, इक्वल हो सकता है, या फिर 3.4 माइनस 1 है 2.4 से बड़ा होगा। 2.4 तो 2.4 और 3.4 के बीच में जो इंटीजर आ रहा है, एक ही इंटीजर आ रहा है, वो है 3। दैट्स व्हाई आंसर इज 3। अब तुम कहोगे इसका फायदा क्या है? तुमने डेफिनेशन लिखी है तो इसका फायदा है, ये जो हमने भी लिखा है मैथमेटिकली, ये बहुत जगहों पे तुम्हें काम में आएगा। इस बात को याद रखना कि GIF x x माइनस 1 और x के बीच में होता है। ये कहाँ पे काम में आएगा मैं तुम्हें दिखाता हूँ क्वेश्चन में, ठीक है? ये हमारी पहली प्रॉपर्टी होगी। एट द सेम टाइम यहीं पर हम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के बारे में भी लिख लेते हैं। सो हाउ विल यू डिफाइन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x मैथमेटिकली? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के लिए केवल इतना लिखना काफी है कि नहीं? मैंने अगर केवल ये लिख दिया इंफॉर्मेशन दे सकते हो कि भाई जो भी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है, 1 एक्सक्लूडेड। तो ये तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, बट मैं कह रहा हूं कि अगर मैंने केवल इतना लिख दिया ये, तो काम खत्म है कि नहीं? x माइनस इंटीजर पार्ट ऑफ x, क्या बचेगा? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। किसी नंबर का अगर हम इंटीजर पार्ट निकाल देंगे तो फ्रैक्शनल पार्ट तो बचेगा। तो ये है डेफिनेशंस। प्रॉपर्टी में ही हमने डेफिनेशन फिर से एक बार कवर कर ली, रिवाइज भी हो गया, ठीक है? नोट करते चलो। So GIF x lies between x minus 1 and x. Fractional part of x is simply x minus GIF x. Property number 2 पे आते हैं। Second property. What about GIF of x plus or minus I? यानी कि अगर मैंने कोई इंटीजर ऐड या सबट्रैक्ट कर दिया GIF के अंदर तो क्या हो? और मैं तुम्हें एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे मान लो लिखा हुआ है GIF ऑफ 2.3 प्लस 3, क्या आंसर आएगा इसका रजत? What is GIF of 2.3 plus 3? GIF of 2.3 plus 3 तो 5.5। 5 आ गया। GIF of x plus क्या I. हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? यस सर। इसको हम बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं, GIF x प्लस माइनस आई। इस इंटीजर को, भाई इंटीजर है ना ऑलरेडी यार, वो तो इंटीजर ही है ना, तो उसको तो हम ऑटोमेटिकली GIF से बाहर निकाल सकते हैं। GIF के अंदर ये इंटीजर अगर रखा हुआ है तो उसको हम बाहर निकाल देंगे, बिकॉज उसमें तो कोई फ्रैक्शन पार्ट है नहीं, वो तो चेंज होने वाला है नहीं। तो ये प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि अगर तुम्हें पता है कि अंदर कोई इंटीजर लिखा हुआ है, जैसे मान लो कहीं किसी, तुम्हें पता है कि तुम इसको GIF ऑफ x प्लस 5 लिख सकते हो, है कि नहीं? GIF of x plus 5 is same as GIF of x, GIF x whole GIF x plus 5। 5 को तुमने बाहर निकाल दिया। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है कि ऐसा क्यों सही है? रीजन क्या है इसका? बात समझ में आई? यस सर। हाँ सर।
अभिन्न क्या होगा नेस्टेड जीआईएफ का, बताओ। अभिन्न जीआईएफ हाँ ऑफ सर। एक्स प्लस और फिर जीआईएफ एक्स के अंदर एक और जीआईएफ एक्स, क्या करोगे इसका? ये नेस्टिंग कर दी मैंने, जीआईएफ के अंदर एक और जीआईएफ। सर तो ये सिंपली हर्ष, GIF ऑफ x प्लस एक्स ही होगा ना? क्या करो, क्या लिखूं मैं इधर? जीआईएफ ऑफ एक्स प्लस एक्स। सर GIF ऑफ x। वेरी गुड। तो इस प्रॉपर्टी के पहले तक कुछ लोगों को ये थोड़ा स्केरी लगता है कि क्या हो गया, जीआईएफ के अंदर जीआईएफ आ गया, फंस गए। तो तुम फंसे नहीं हो, क्योंकि जीआईएफ खुद एक इंटीजर है। ये प्रॉपर्टी वर्क कर रही है, इंटीजर को हम जीआईएफ से बाहर निकाल सकते हैं। दिस इज नथिंग बट जीआईएफ एक्स प्लस जीआईएफ एक्स व्हिच इज 2 टाइम्स जीआईएफ एक्स। खत्म। तो जो देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लग रहा था वो एक्चुअली बहुत सिंपलीफाई, बहुत इजी है। 2 टाइम्स जीआईएफ ऑफ एक्स, है कि नहीं? चलो अब यही चीज, हाँ बताओ। सर हमें कहीं पे भी ऐसा अजीब सा लगे तो हम वैल्यूज पुट इन करके देख सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वैल्यू पुट करके वेरीफाई कर सकते हो तुरंत। व्हाट इफ आई ऐड और सबट्रैक्ट एन इंटीजर इनसाइड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के अंदर अगर इंटीजर ऐड सबट्रैक्ट किया तो क्या होगा? अब बताओ फ्रैक्शन क्या होगा? फंक्शन ही होगा सर वो उससे सेम ही ये रहेगा सर, सेम ही रहेगा सर, वो x का ही हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट। नहीं आएगा इंटीजर को ऐड या सबट्रैक्ट करने से, बहुत ऑब्वियस बात थी। चलो हम इसको फिर से एक बार एग्जांपल में देख लेते हैं। तो मान लिखा हुआ है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.3 माइनस 3। बताओ बताओ सर ये अलग हो जाएगा। अनया, क्या होगा इसका आंसर? लिख लेते हैं। अनया, व्हाट इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.3 माइनस 3? 0.7 श्योर? कैसे? इंटीजर फंक्शन 2.3 minus 3 is minus 0. Fractional part of minus 0.7 is it plus 0.7? ये आंसर आता है, यही पढ़ा था हमने। नेगेटिव नंबर्स का नहीं सर, सॉरी 0.3 0.3 ही रहेगा, राइट? It will be 1 minus 0.7 which is 0.3. तो क्या तुमने ऑब्जर्व किया? इट इज नथिंग बट सेम एज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.3 which is 0.3. क्यों आंसर में कोई चेंज नहीं आया? क्यों फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.3 minus 3 is same as fractional part of 2.3 because minus 3 is an integer. -3 plus 3 plus 7 इंटीजर्स केवल इंटीजर्स को ही चेंज कर सकते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट में कोई डिफरेंस नहीं आता उनको ऐड या सबट्रैक्ट करने से। दैट इज व्हाई इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मान सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो नहीं हुई यहाँ पे, तो गायब ही हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर हुआ है, ऐसा है ना कि x ऊपर हुआ ना डिस्ट्रीब्यूशन। प्लस माइनस i का g, सर i का gf तो 0 ही रहेगा ना? तो अरे ऊपर हुआ, वही तो मैं कह रहा हूँ कि इसमें हुआ है, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ नहीं हुआ है। अगर यहाँ पे तुम करना चाहते हो तो मैं फिर ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ i 0 होता है। ये चीज एक्सप्लेन करो, उसके बाद ये ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अगर तुम बोल रहे हो एडिशन सब्ट्रैक्शन में तो ठीक है, लेकिन तुम्हें फ्रैक्शनल पार्ट में ये चीज बतानी पड़ेगी कि इंटीजर्स का फ्रैक्शनल पार्ट 0 होता है, तो वो गायब हो गया। चलेगा, ठीक है, चलो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मान लेते हैं। तो इंटीजर्स को ऐड सबट्रैक्ट करने से क्या होगा जीआईएफ और फ्रैक्शन में, वो चीज हमने इस पॉइंट में कवर कर लिया। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई? एग्जांपल समझ में आ गए? यस सर। प्रॉपर्टीज ध्यान रखनी है, Yes. ये नहीं कि लिख के भूल जाओ। ये इसलिए लिख रहे हैं हम कि क्वेश्चंस, हम अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इजी रहेगा इन प्रॉपर्टीज का यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना। चलो प्रॉपर्टी नंबर 3, what if we have negative sign inside GIF? So I simply want to relate GIF of minus x with GIF of x. GIF of minus x और GIF x में क्या रिलेशन है, ये बताना है। सोचो।
सर ये माइनस एक्स माइनस 1 हो जाएगा ना? तो ये डिफाइन भी तो करता है कि x इंटीजर है। इंटीजर होना ना होने से फर्क पड़ेगा। सो लेकिन अगर माइनस जी आई एफ एक्स -1 करेक्ट है। और इस बात को फिर से एक बार तुम ऑब्जर्व करो एग्जांपल लेके, जी आई एफ ऑफ -2.7 की वैल्यू सबको पता है क्या होती है? क्या होती है भाई? -3 होती है। बट अगर तुम जी आई एफ ऑफ 2.7 को देखो तो वो 2 होता है। अगर मैंने यहाँ पे माइनस लगा भी दिया, मतलब मैं सिंपली सोचूं कि मैं माइनस को बाहर ले आता हूँ, तो आंसर सही नहीं आएगा। आंसर सही क्यों नहीं आ रहा है? बिकॉज -2.7 का जीआईएफ तो -3 होता है और 2.7 का जीआईएफ 2 होता है। तो डिफरेंस कितने का है? एक 1 का है, एक -1 और ले आओ। सर केसेस और ये बनेंगे चीज ना हमने, वो? कोई केस नहीं बनेगा। दिस इज ट्रू फॉर ऑल एक्स डजंट बिलोंग टू इंटीजर्स। हाँ जब तक एक्स इंटीजर नहीं है तब तक ये सही है। अगर एक्स कुछ भी और है, अगर एक्स इंटीजर के अलावा कुछ भी है, तो मान लो जीआईएफ ऑफ -पाई इज गोइंग टू बी माइनस जीआईएफ पाई -1। तुम चेक कर सकते हो व्हाट इज जीआईएफ -पाई। जीआईएफ -पाई इज -4 -4 -4 -3 -1 इज आल्सो -4, है ना? तो नेगेटिव साइन जब तुम्हें बॉदर कर रहा हो, नेगेटिव साइन की वजह से अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो रही हो, तो तुम्हें ये प्रॉपर्टी तुम्हारे काम में आ सकती है, नेगेटिव साइन को बाहर ले आएगी। बट रिमेंबर, under the condition that x is not an integer. What if x is an integer? तो फिर सर सेम ही हो जाएगा, सेम ही हो जाएगा। माइनस ऑफ जी एफ एक्स या फिर सिंपली -x, है ना? अगर x इंटीजर है तो फिर GIF का मतलब क्या है? इंटीजर का तो GIF वही नंबर होता है, फर्क क्या पड़ता है ना? नोट करो उसको, नोट करो। तो मैं देखता हूँ ये कौन से चूहे भाग गए। क्यों भाग गए भाई? एक और। नोट करो, नोट करो। जी सर। इनकी अटेंडेंस लगाइए फिर से। किसी को भेजिए ग्रुप में, अटेंडेंस लगाइए। और जो भागे हैं उनके पेरेंट्स को कल बुलाओ यहाँ सेंटर पे आप, ठीक है? दोनों सेंटर्स पे। हाँ, GIF of -x is minus GIF(x) is equal to -x। ये समझ में आ रहा है? माइनस साइन बाहर निकालने के लिए प्रॉपर्टी यूज, इस प्रॉपर्टी का यूज क्या है कि इस माइनस साइन को बाहर निकाल देगी। ये सब चीज देखने में बहुत सिंपल लग रही है क्योंकि हम एग्जांपल्स ले रहे हैं। एग्जांपल्स में कॉन्स्टेंट्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, साफ साफ दिखाई दे रहा है। बट जब इसकी जगह पे वेरिएबल्स आएंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में डिफिकल्टी होगी। प्रॉपर्टी बहुत यूजफुल है, ध्यान से। ये लास्ट वाली बात समझ में आई कि अगर GIF किसी इंटीजर का लिया मैंने तो वो वही आंसर दे देगा, ठीक है? अच्छा, व्हाट अबाउट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x? व्हाट अबाउट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x? सोच के बताओ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x क्या होगा? सर 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। गुड भाई, तुरंत एक ऑब्जर्वेशन करो ना यार। व्हाट इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -2.7? व्हाट इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -2.7? निकालने में किसी को भी दिक्कत आ रही है तो यूज x minus GIF(x). दिस इज x minus GIF(x) ऑफ -2.7। अगर किसी को भी फ्रैक्शनल पार्ट निकालने में दिक्कत आए तो वो बेसिक डेफिनेशन यूज कर ले भाई। क्या होता है GIF ऑफ -2.7? -3। 3 minus 2.7 0.3। तो आंसर 0.3 आ रहा है।
तुम देख सकते हो कि यहाँ पे 0.7 है, बट जो आंसर है वो 0.3 है। क्यों? क्योंकि ये एक्चुअली 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हो गया। तो इसको इसमें देखने भी वो का केस एक और तरीका है, इट इज 1 माइनस, हाँ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.7, 1 माइनस 0.7 is also 0.3. तो fractional part of minus x is simply 1 minus fractional part of x will work for all x doesn't belong to integers. क्यों भाई, इंटीजर्स में ऐसा क्या दिक्कत हो जाएगी? तो 0 ही हो जाएगा। इंटीजर्स अगर हम रखेंगे तो ये गलत क्यों हो जाएगा? तो इंटीजर्स में गलत ये इसलिए हो जाएगा बिकॉज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एनी इंटीजर इज 0 नॉट 1. तो 0 cannot be equal to 1. So fractional part of minus x will be equal to fractional part of x will be equal to 0 for all x belongs to integers. तो ये रहा हमारा नेगेटिव साइन वाली प्रॉपर्टी। अगर GIF के अंदर नेगेटिव साइन आ जाए तो क्या करना चाहिए, फ्रैक्शन के अंदर आ जाए तो क्या करना चाहिए, ये समझ लिख लो, उसको लिखो। हो गया? हाँ सर हो गया। हो गया, ठीक है। अब देखो, तुमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देख लिया जो था एडिशन सब्ट्रैक्शन का, तुमने नेगेटिव साइन देख लिया। मल्टीप्लिकेशन के बारे में क्या विचार है हमारा? इसको लिखो मत, पहले हम ऑब्जर्व करते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन आया, सिंप्लीफाई GIF of 2x. Now what? Simplify GIF 2x का मतलब मैं इस 2 को बाहर निकालना चाहता हूं। So do you think कि जो GIF of 2x है, it is simply 2 times GIF x? Is it correct? क्या ये सही? नो सर। क्यों? Always correct? नो सर। सर उसके लिए x No. पॉजिटिव होना चाहिए ना। x पॉजिटिव। What if x is 1.7? सर अगर 0.5 हो जाएगा तो सर 1 हो जाएगा ना। x पॉजिटिव होना चाहिए और उसका फ्रैक्शनल सर इंटीजर नहीं, पार्ट 0.5 से कम। पॉजिटिव से तो कोई मतलब ही नहीं। पॉजिटिव होना सर जरूरी वो है। इसका ये ये फ्रैक्शनल पार्ट का मैग्नीट्यूड भी डिपेंड करेगा। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ अगर इसका तरीका। फ्रैक्शनल पार्ट का सर, 2 मैग्नीट्यूड को बाहर 0.5 नहीं से ले कम है सकते तो हैं फिर हो जाएगा। 2 को बाहर नहीं ले सकते। नहीं सर ले सकते हैं, ले सकते हैं, बट केसेस बना के ले सकते हैं। 0.5 से कम हो तो फिर ले सकते हैं, 0.5 या 0.5 से ज्यादा हो तो नहीं ले पाएंगे। मैं जो स्टेप लिख रहा हूँ पहले मुझे बताओ कि सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये जो पहला स्टेप है सबको समझ में आया? मैंने क्या किया, मैंने ये जो x था 2 टाइम्स x, तो जो x था उसको मैंने रिप्लेस कर दिया GIF x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x से। बताओ ये बात सबको समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? Yes. Every number is sum of its integer part and fraction part. GIF x plus fraction part of x. Fine. Now this is GIF of 2 times GIF x plus 2 times fractional part of x. Any property we can use? यहाँ पर कुछ property use कर सकते हैं? हाँ सर वो नहीं? पहला पार्ट इंटीजर है। ये integer सर वो और integer GIF के बाहर आ जाएगा। This is 2 times plus GIF of 2 times fractional part of x. एक काम तो हो गया।
2 बाहर आ गया, तुम्हें 2 बाहर चाहिए था ना, 2 बाहर आ गया। अब अगर तुम सोच रहे हो इसके बारे में तो सोचो क्या होगा GIF ऑफ 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। सर x माइनस GIF ऑफ x कर अरे क्या मतलब, फिर जहां से स्टार्ट किया फिर वहीं पहुंच जाओगे, फायदा क्या हो गया? वही फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x वो हमेशा मॉड के 0 मैग्नीट्यूड से पर ही 1 के डिपेंड बीच में करेगा। है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है। बस सबको पता है, सबको पता ही है ना। हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर वो भी फ्रैक्शनल पार्ट ही होगा। और अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 से 2 के बीच में 0 से होगा। 2 के बीच। अब जरा सोचो कि कोई वैल्यू 0 से 2 के बीच में है तो उसका GIF क्या होगा? कोई वैल्यू Zero अगर से 0 से 1 2 हो सकता है। 0 के या बीच 1। में है तो उसका 0 GIF या 1 या तो 0 या 1। जीरो कब 0 और कब 1? सर वो बताओ। अगर 0.5 से कम 0 है के बीच मैग्नीट्यूड में। में x तो अगर फिर पॉइंट हाँ सर तो फिर 0 हो जाएगा। If 2 times fractional part of x belongs to 0 to 1, हम सिंपली ना 2 टाइम्स बात करते हैं। अगर ये पूरी वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, 0.5 है, 0.7 है, 0.9 है, तो उसका GIF 0 हो जाएगा। दिस implies fractional part of x belongs to 0 to half। और यही बात तुम सबसे कह रहे हो कि किसी भी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट, ये बहुत ही इंट्यूटिव चीज है यार, साफ दिखाई देती है। हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर इसका फ्रैक्शन पार्ट अगर हम 1.2 रखते हैं कोई दिक्कत नहीं, 1.2 इंटू 2.4 हो गया, 2.4 का GIF 2 ही है। बट अगर मैं उसी टाइम पे 1.7 रखता हूँ तो अब ये 2 टाइम्स नहीं होगा, 1.7 इंटू 3.4 हो जाएगा, GIF 3 आ जाएगा। 2 इंटू 1 आंसर 2 नहीं आया, 2 प्लस 1 आया। तो आंसर में चेंज क्यों आ गया? बिकॉज जो फ्रैक्शनल पार्ट है जब उसमें 2 से मल्टीप्लाई हुआ पहले एग्जांपल में तो 0.2 का 0.4 ही बना, कोई फर्क नहीं पड़ा, अभी भी 1 से छोटा ही है। बट ये इस वाले फ्रैक्शनल पार्ट में जब तुमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू 0.7 1.4 हो गया, देखो एक 1 एक्स्ट्रा आ गया वहां से। तो बहुत सिंपल सी बात है, अंडर दिस कंडीशन, व्हाट कंडीशन? व्हेन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बिलोंग्स टू 0 टू हाफ, क्या होगा? GIF of 2 0 हो times जाएगा। fractional part of x will become 0, and इस कंडीशन में जो GIF of 2x है, 2 बाहर ले सकते GIF हैं। of हाँ is simply 2 times GIF of x। मैं फिर लिख रहा हूँ, कब? जब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 से हाफ के बीच में होगा। तो अब तुम्हें बताया कि किसी भी नंबर का अगर तुमने आप मल्टीप्लिकेशन किया है, स्पेशली अगर कोई इंटीजर है, GIF 3x है, 4x है, 5x है, इन जनरल, मतलब मैं बोल रहा हूँ इन जनरल, अगर GIF ऑफ nx लिखा हुआ है जहां पे n एक नेचुरल नंबर है, विल बी n टाइम्स GIF x। लेकिन ये कब होगा? इफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बिलोंग्स टू 0 टू 1 by n। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्यों 1 by n? क्योंकि जब ये n इस 1 by n से मल्टीप्लाई होगा तो 1 by n से मल्टीप्लाई होने के बाद 1 ही तो बनेगा ना, ये 1 से छोटा ही रहेगा ना, ठीक है? तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जब तक 0 से हाफ के बीच में है तब तक 2 को तुम बाहर निकाल सकते हो, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो क्या होगा? व्हाट अबाउट दिस केस 2? केस 2 का मतलब जब, क्योंकि तुम देखो ये 0 से 2 के बीच में था ना, 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बिलोंग्स टू 1 to 2। अब ये भी तो पॉसिबल है, इसका मतलब जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है दिस बिलोंग्स टू हाफ टू वन। हाफ टू 1। हाफ टू 1 वाला एग्जांपल ये था 1.7। तो अगर ये हाफ टू 1 हुआ यानी 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 1 से 2 के बीच में आया, तो क्या होगा इसके GIF की वैल्यू? इसके GIF की वैल्यू 1 हो जाएगी। 1। वन And this implies
GIF ऑफ 2x, GIF ऑफ 2x, देखो यहां तक हम पहुंच चुके थे। 2 टाइम्स GIF(x) तो बाहर रहेगा ही रहेगा ना, इस 2 टाइम्स GIF(x) प्लस 1, एक 1 जो है वो एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। तो अब अगर मैं इसको कंबाइन करूं, क्लब करके दोनों केसेस तुम्हें दिखाऊं एक साथ कि हमने क्या निकाला है, तो हमने ये लिखा है कि जो GIF ऑफ 2x है वो या तो 2 टाइम्स GIF(x) होगा या फिर 2 टाइम्स GIF(x) प्लस 1 होगा। अंडर व्हाट कंडीशंस? जब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 से हाफ के बीच में है और जब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हाफ से 1 के बीच में है। ये लो, अब ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है ना, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बट हाँ अगर तुम याद रख सकते हो तो कोई बुराई भी नहीं है, ठीक है। क्या तुम इसको ऑब्जर्व करके बता सकते हो कि GIF ऑफ 3x के साथ क्या होने वाला होगा? इसका मतलब केवल ऑब्जर्वेशन से। 3 into GIF of x या तो 3 GIF of x plus 1। एक मिनट, हाँ GI 3 टाइम्स GIF(x) होगा। कब होगा ये? 0 to 1/3. 0 to 1/3. और फिर 0 to 1/3 1/3 एक्सक्लूसिव, ठीक है। नेक्स्ट और फिर 3 power x plus 1, 3 GIF(x) सॉरी प्लस 3 1। GIF of x plus 1, अगर वो 1/3 से 1 के बीच में हो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। नहीं, 2/3. जब ये 1/3 से 2/3 के बीच में होगा। ऐसा क्यों होगा? अपने आप जरा सोचना इसके बारे में, ठीक है, अपने आप सोचना, सोच सकते हो। और यहाँ पे एक तीसरा केस भी आएगा, 2/3 belongs, अब ये कंप्लीट हो गया। और इतना लिखने के बाद क्या होता है, 4x हो, 5x हो, 10x हो, 20x हो, कुछ भी हो, तुम समझ गए होगे कि उतने ही केसेस बनेंगे। नेचुरल नंबर जितना बड़ा होगा जो तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 केस बनेंगे। कौन कौन से? 0 to 1/5, 1/5 to 2/5, 2/5 to 3/5, 3/5 to 4/5 एंड फाइनली 4/5 to 1। ऐसा क्यों होगा? तो सिंपली यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करके देख लो। 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3। समझ में आई बात? तो अगर ये अभी भी नहीं समझ में आई है तो उसको प्रूव करने की कोशिश करना। बुक्स में इतना डिटेल में प्रॉपर्टीज नहीं लिखी हुई हैं, जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको समझो और नोट्स प्रॉपर्ली बनाओ इसके। मैं बता रहा हूँ, लोग इसको छोड़ के भाग जाते हैं। GIF और फ्रैक्शन के क्वेश्चन लोग नहीं सॉल्व करते हैं, डर जाते हैं वो उससे, क्योंकि एक तो उसको बहुत ही मतलब प्रिसाइजली उसको कवर किया जाता है, तो ये क्वेश्चंस को ट्रिकी बना देता है। अभी तुम देखोगे पूरी कैलकुलस में किसी भी क्वेश्चन को ट्रिकी बनाने के लिए GIF या फ्रैक्शन उसमें ऐड कर जाएगा। आकाश, अबे आकाश क्या कर रहा है? हाँ, नोट कर लो उसको, ये प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। ये मैंने इसलिए करवाया कि तुम्हें पता हो कि अगर कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है तो तुम उसको डायरेक्टली बाहर नहीं ला सकते। ये बात समझ में आ गई ना, कि अगर मैंने कुछ मल्टीप्लाई किया हुआ है तो वो डायरेक्टली बाहर। थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर। और बताओ ये। हाँ सर, ठीक है, हाँ सर, हो गया। चलो, अब ऐसे प्रॉपर्टी हमने लगभग सारी कवर कर ली है, बट ठीक है, जेई के पर्सपेक्टिव से कवर की हैं। छोटी मोटी चीजें भी लिख लेते हैं। जैसे मान लो लिखाओ व्हाट इज GIF ऑफ x इज सेम एज GIF x। तुम कितने भी GIF लगा दो, अगर तुम x के ऊपर GIF लगाते जाओ, फर्क क्या पड़ता है कि नहीं? रहेगा तो वो GIF ही ना यार, इंटीजर का तो इंटीजर ही रहता है ना। यस सर। है ना?
और क्या यही चीज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स के साथ भी होगी? So it doesn't matter how many fractional part of x are there, Yes, sir, answer same ही will होगा. remain fractional part of x. रहेगा ना? What if we have fractional part of gif x? एक को दूसरे के ऊपर अप्लाई किया तो क्या आएगा? सोच के बताओ. जीरो. जीरो तो 0 Zero आएगा. Very good. And what if we apply gif on fractional part? 0 ही आएगा. Still zero. क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट किसी भी नंबर का 0 से 0 to 1 1 के के बीच बीच में. 0 to 1 होता है तो उसका 0 हो जाता है. करेक्ट. ठीक है. So now we are ready to solve some problems, है ना? क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम रेडी हैं. इन प्रॉपर्टीज के बाद अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. चलो अब तुम्हें दिखाता हूं मैं क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं. जैसे क्वेश्चन पूछा गया फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x for which 3 times gif of x plus 1 plus 4 times fractional part of x plus 3 is equal to 4 क्या is equal to 2x plus 10. ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन. अब इस क्वेश्चन में क्या स्पेशल है? इस क्वेश्चन में ये स्पेशल है कि इसमें x है, gif x है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, सब कुछ है. आई डोंट थिंक किसी ने इस टाइप का क्वेश्चन कभी पहले सॉल्व किया होगा. किया है क्या? नहीं नहीं किया. तो क्या लगता है सबसे पहला काम क्या किया जाए? सबसे पहले तो वो जो अंदर लिखे हुए Simplify इंटीजर्स उनको करेंगे हटा सर दो. इसे. ये आ जाएगा 3 क्योंकि तुम पता है कि इंटीजर बाहर निकल जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव. 3 gif x plus 3 सबको पता है ना ये. यस सर. Yes, sir. और इसका क्या होगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x plus 3 का? फ्रैक्शनल x. फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स होता है. करेक्ट. थोड़ा जरूर सिंप्लीफाई कर लिया हमने. ये बन गया 3 gif x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 7. चलो यहाँ पे पहुंच गए. अब क्या करें? यहाँ पे हम Substitute. 3x को 2x 2 हाँ सर 2 gf x करके plus x gf करते x. हैं. तो 2 gif x को क्या फ्रैक्शन को करें? भी कन्वर्ट कर सकते. सर 3 gf सर एक तो gif एक और काम एक करो काम करो एक तुम gif x और एक लोग. फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x तो हाँ कैंसिल हो जाएगा 2x के साथ. तुम लोग इसको अपने आप ट्राई करो. अपने आप ट्राई करो. सर x equals to 7. सर दो केस बने. हाँ क्या करो? x इक्वल टू क्या 0? सर क्या 7 0 दो से केस बनेगा ना, एक x पॉजिटिव है और एक नेगेटिव. फिर पॉजिटिव नेगेटिव. सर इंटीजर किसने कहा तुमको पॉजिटिव? किसने कहा पॉजिटिव नेगेटिव भाई? मेरे क्यों पॉजिटिव नेगेटिव पे आते हो? मैंने कब तुम्हें प्रॉपर्टीज दिखाया कि पॉजिटिव नेगेटिव केस बनते हैं? 7 सेटिस्फाई करेगा. 7 सेटिस्फाई कर रहा है. चलो ठीक है. एक तूने तुक्का मारा लग गया.
बट क्या 7 के अलावा कोई आंसर और नहीं हो सकता? सिंपलीफाइड इक्वेशन आ रहा है सर, GIF of x minus fractional part of x equal to 7 आ रहा है मुझे। चलो ठीक, अब मैं तो बताता हूँ कैसे स्टार्ट करना है इसको, क्या करना है। ये गधेड़े भाग कौन रहे हैं यार, मुझे हद समझ में नहीं आ रही है। किस टाइप के लोग हैं ये, कहाँ के गधे हैं भैया? हाँ? ये पलक को कोई जानता है क्या? क्यों इस पूरे ग्रुप में कोई पलक को जानता है? किसी की बातचीत होती है? नहीं वो हुई है सर हुई है सर। राधिका यस सर। है, क्या हो गया उसको, क्यों नहीं मेरी अटेंड भी करी हुई है। लेक्चर को? सर ऐसे इतना फ्रीक्वेंटली नहीं होता बट पूछो भाई उससे क्या प्रॉब्लम है भाई, इस तरीके से पढ़ने क्या फायदा है? जब मन किया उठ के चले आए, जब नहीं मन किया तो भाग गए। क्या बेवकूफ लोग हैं यार। सबसे पहला स्टेप, मैं फिर से तुम्हें स्टेप सिखा रहा हूँ इस टाइप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। क्या करना चाहिए? स्टेप 1, ये रियलाइज करो कि ये तीनों कनेक्टेड हैं। और ये प्लस माइनस वाली बात कहाँ से आती है? नई चीजें मत लाया करो ना। या फिर तुम बोल रहे हो कुछ लॉजिक होना चाहिए ना। क्यों पॉजिटिव नेगेटिव, कहाँ पे बना है पॉजिटिव नेगेटिव केस, बताओ मुझे। क्या यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव केस बन गया? कहाँ बना पॉजिटिव नेगेटिव केस? क्यों प्लस माइनस को सेपरेट करना है? ये तो बेवकूफी वाली बात होगी ना, कि मॉड थोड़ी ना कि एक्स पॉजिटिव होगा तो अलग होगा, नेगेटिव होगा तो अलग होगा। ये GIF और फ्रैक्शन है भाई, सर एक्स इंटीजर या तो दिमाग लगाओ ना। नॉट इंटीजर वाला थी। ये कर सकते हैं, ठीक है, ये केस का बेसिस गलत नहीं है, बट इससे बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा। बट ये केस का जो केस का लॉजिक है वो करेक्ट है, कि अगर वो इंटीजर होगा तो रिजल्ट्स अलग होंगे, इंटीजर नहीं होगा तो रिजल्ट्स अलग होंगे। पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ से आएंगे इसमें? खैर, सबसे पहला स्टेप मैं कह रहा हूँ कि इस बात को रियलाइज करो कि जो तीन अलग अलग चीजें दिखाई दे रही हैं, GIF, फ्रैक्शन और x, वो तीनों कनेक्टेड हैं, वो तीनों अलग नहीं है। कम से कम एक को तो हम हटा सकते हैं ना। अब यहाँ पर ये सोचना होगा किसको हटाया जाए। भाई हमारे पास ये रिलेशन है ना, फ्रैक्शनल पार्ट। x is equal to GIF x plus fractional part of x। तो किसी एक को तो हम हटा सकते हैं। अब तुम्हारे हिसाब से किसको हटाया जाए और क्यों? अपना लॉजिकल आंसर देना, तुक्केबाजी वाला आंसर नहीं कि आज थर्सडे है, फ्राइडे तो ये, सैटरडे तो ये हटा देते हैं। लॉजिकल आंसर दो और बताओ कि तीनों में से अगर किसी को रिमूव करने का चॉइस है तुम्हारे पास, तुम किसको हटाओगे और क्यों? कुछ लोग फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स? इंटीजर होगा तो इजी होगा सॉल्व करने के लिए। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स वहां पे नहीं होगा तो काम इजी होगा, तुम ये करेगा। अच्छा, यस सर। तुम ऐसा क्यों लग रहा है? पर सिर्फ वैसे बस एक ही क्योंकि आंसर इंटीजर होगा सर। RHS LHS में x इज नॉट इंटीजर, GIF x इंटीजर है, x तो वहां रहेगा ना। हाँ हाँ। सर, वो फ्रैक्शनल पार्ट हटने से कॉम्प्लिकेशन और कम नहीं हो जाएगा? नहीं, वो तुम्हें लग रहा है, मतलब ऐसा क्यों लग रहा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हटने से कॉम्प्लिकेशन कम कैसे हो जाएगा। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x तुम इसलिए हटा रही हो क्योंकि वो फ्रैक्शन में है, डेसिमल में है। मान लो x की वैल्यू है 7.913, तो x में खुद एक फ्रैक्शन पार्ट है 0.913, वो थोड़ी ना हटा। तो फ्रैक्शन पार्ट हटा थोड़ी ना, वो तो है वहां पर। तुम्हें x को हटाना है, तुम्हें ना GIF x को हटाना है, ना ही फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को हटाना है, तुम्हें x को हटाना है। क्यों? बिकॉज x इज रैंडम वेरिएबल। x इज अ रैंडम वेरिएबल। x अगर रैंडम वेरिएबल है, यानी हमें नहीं पता कि x इंटीजर है, x का फ्रैक्शन क्या है, x की रेंज क्या है, कुछ नहीं पता है। ऑन द अदर हैंड, GIF ऑफ x के बारे में हमको पता है कि GIF x तो इंटीजर होता है। GIF x से स्पेशल है, x तो कुछ भी हो सकता है, एनी रियल नंबर, बट GIF x केवल एक इंटीजर हो सकता है। और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो तुम्हें बुरा लग रहा है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x तो और भी स्पेशल है, बिकॉज इट इज कंटेन्ड बिटवीन 0 and 1। हमको पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो भी है वो 0 से 1 के बीच में है। तो अगर
अगर हमको प्रायोरिटी लिस्ट बनानी हो रिमूव करने की, तो हम बचा के रखना चाहेंगे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स तो सबसे बढ़िया कंडीशन है उसके ऊपर कि वो 0 से 1 के बीच में ही होगा। उसके बाद GIF एक्स कि वो इंटीजर ही हो सकता है। इंटीजर बहुत सारे हैं बट इंटीजर ही हो सकता है। और उसके बाद लास्ट एक रैंडम वेरिएबल है एक्स जिसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो अगर हमको रिमूव करना है तो हम एक्स को रिमूव करेंगे। ठीक है, तो जो पहला स्टेप है वो ये है, ये replace x by what? GIF x plus fractional part of x and express fractional part of x in terms of GIF of x। यानी कि देखो मैं करके दिखाता हूँ। ये जो स्टेप है अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूं तो 3 times GIF of x plus fractional part of x is equal to 2 times, क्या लिखोगे यहाँ पर, GIF x plus 2 times fractional part of x plus 7। x हट गया। अब केवल इतना काम नहीं करना है तुम्हें, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को, देखो ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, ये 3 टाइम्स GIF x है, 2 टाइम्स GIF x। सर एक रेंज आएगी ना? यस, GIF of x minus 7 is equal to fractional part of x। तो यही मैंने कहा तो 7 to 8 आया कि fractional part of x is equal to GIF x minus 7 express fractional part of x in terms of GIF x। ये हमने कर लिया। Call this equation 1। क्यों फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को GIF x के टर्म्स में लिखा है? क्यों किया है सामने? ऐसा इसलिए किया है बिकॉज ये हमारा स्टेप 2 लिख लो उसको। मैंने कहा था ना कि सबसे स्पेशल फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है। हमको पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 से 1 के बीच में लाई करता है। सो सॉल्व fractional part of x less than 1 and greater than or equal to 0 and find ऊपर एक डाउट है GIF of x in step 2। क्या डाउट है? सर, जो आपने नीचे लास्ट सेंटेंस लिखा, दो इंटीजर्स का सब्ट्रैक्शन एक फ्रैक्शन कैसे आ सकता है? 0 हो सकता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में केवल एक ही आंसर है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक ही आंसर है, लेकिन अभी बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे जहां पे बहुत सारे आंसर। GIF x फाइंड करना है बाय सॉल्विंग दिस इनइक्वालिटी। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। क्या मतलब है इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का? जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू है वो उठा के यहाँ पे रख दो, जैसे कि रख दो उसको यहाँ पे। GIF of x minus 7 is greater than equal to 0 less than 1। सॉल्व करें इसको, 7 ऐड कर दो, 7 लेस देन और इक्वल टू GIF x लेस देन 8। इसको देखकर क्या समझ में आ रहा है? किसी नंबर का GIF 7 और 8 के बीच में है तो वो GIF क्या है? मतलब वो नंबर, आई मीन GIF of x की वैल्यू क्या हो सकती है? 7 7 के अलावा और कुछ नहीं हो सकती है, राइट? GIF of x 7 के अलावा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि GIF x एक इंटीजर है। GIF of x is an integer, और अगर ये इंटीजर है तो 7 और 8 के बीच में, क्योंकि इक्वालिटी केवल 7 पर है, तो 7 के अलावा और कोई आंसर हो नहीं सकता। और अगर GIF of x 7 आ गया है, रिमेंबर हमको GIF x ने हमको x निकालना था, तो हमें अभी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x भी निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x? बाय इक्वेशन 1। ये देखो, ये हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी ना। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज व्हाट? इन दिस क्वेश्चन GIF of x minus 7। 7 minus 7 is 0। और इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो GIF x plus fractional part of x is equal to 7 plus 0। The only answer is 7। तो यहाँ पे बाई चांस एक ही आंसर आया, इसके 5, 10, 15, 20 कितने भी आंसर आ सकते हैं। चांस की बात है कि एक ही आंसर आया। अभी मैं और एग्जांपल देता हूँ। तो 2 स्टेप में हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया।
और ये बात मेरी अब ध्यान से सुन लो कि किसी भी क्वेश्चन में डिग्री कुछ भी हो, फंक्शंस कुछ भी हो, जीआईएफ फ्रैक्शन, तुम्हारे स्टेप्स चेंज नहीं होने चाहिए। हमेशा एक्स को हटाओ, क्योंकि एक्स कंप्लीटली रैंडम है, एक्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। एक्स को हटाने के बाद उसके बाद जो है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को इन टर्म्स ऑफ जीआईएफ एक्स लिखो, बिकॉज हमको फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स के बारे में एक कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन है कि वो 0 से 1 के बीच में रहता है। उस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के बाद तुम्हें जीआईएफ ऑफ एक्स की एक रेंज मिलेगी, और जीआईएफ ऑफ एक्स की रेंज मिलने का मतलब है, जैसे मान लो ये रेंज फिलहाल 7 to 8 मिली, मान लो ये रेंज 7 to 10 मिलती, 7 to 10, तो अब देखो जीआईएफ एक्स की वैल्यूज क्या क्या हो सकती थी। जीआईएफ एक्स में से हमेशा इंटीजर होगा, तो 7, 8 और 9 तीन पॉसिबिलिटीज होती है कि नहीं। तो जितने तुम्हें यहाँ पे रेंज बड़ी मिलेगी उतने ज्यादा आंसर्स मिलेंगे, और ये 2 स्टेप्स में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, मेन में आ चुका है 2-3 बार, और मेन के अच्छे क्वेश्चंस में आ चुका है, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू वाले स्टेप क्वेश्चन में आ चुका है। तो इसको नोट कर लो एक बार सॉल्यूशन और स्टेप्स के साथ, फिर हम कुछ और एग्जांपल्स करते हैं इसके ऊपर। नोट करो। जैसे चीजें एडवांस लेवल टच करती हैं, बाकी मतलब क्लास में एकदम साइलेंस है। रीजन ये है कि लोग प्रैक्टिस करते नहीं है। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर चीजें नहीं समझ में आएंगी ना, जब थोड़ी डिफिकल्ट होगी तुम्हें परेशानी होने लगेगी, यू वोंट बी एबल टू कॉम्प्रिहेंड क्या चल रहा है। मुझे लोगों ने 4-5 लोगों ने मुझे भेजे हैं ग्राफ बनाकर, मैं देखा था, मैं चेक नहीं कर पाया बस। तो वो 4-5 का 40-50 किया सकता है ना। इतना बोलने के बाद, समझाने के बाद तुम्हें हवा ही लगती है यार, वैसे वैसे पड़े रहते हो। करते क्या हो घर बैठ के, तो पढ़ ही लिया करो टाइम पास करते हुए। एग्जाम में कॉपी कर लोगे, मार्क्स आ जाएंगे, कुछ बोलने को रह नहीं जाएगा। फिर जिस दिन बैठा के तुम्हारा ऑफलाइन क्लासरूम में एग्जाम ले लिया, सोचो तुम्हारा क्या होगा, हश्र क्या होगा तुम्हारा। जो 50 में 40 नंबर लेके आ रहे हो, 100 में 90 नंबर लेके आ रहे हो, 10 भी नहीं आएंगे बे, जो भी चीटिंग कर रहे हो। और बहुत जल्दी वो टाइम आने वाला है। हर एग्जाम में 10-10 को तो सेंटर बुलाया जाएगा, उनका एग्जाम सेंटर पे ही होगा। कर लो गूगल, कर लो चोरी, देखते हैं। हद हो गई मतलब यार, 4-5 क्वेश्चन होमवर्क दिए जाते हैं, हफ्ता निकल जाता है, लोग कुछ करते ही नहीं है। क्लास में बैठे नहीं आता उन लोगों से। हमारे यार, अबे सब तुम्हारे फ्यूचर में भी काम आएगा, ये प्रोग्रामिंग में काम में आते हैं फंक्शंस। अभी जावा पढ़ना, सारे ये सब आएंगे, मैथमेटिकल फंक्शंस सारे आएंगे उसमें। बिना मैथ्स के प्रोग्रामिंग नहीं सीख सकते हो, और 99% जनता यहाँ पे प्रोग्रामिंग करने वाली है लाइफ में, ये बात ध्यान रखना। नोट कर लिया भाई इसको? नोट कर लिया तो एक क्वेश्चन अपने आप ट्राई करो। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, अपने आप ट्राई करो उसको। देखो मैंने जीआईएफ में भी कुछ मल्टीप्लाई नहीं किया, फ्रैक्शन में कुछ मल्टीप्लाई नहीं किया, क्योंकि मल्टीप्लाई होते ही फिर वो केस कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। अभी हम वैसे क्वेश्चंस भी करते हैं। सो GIFX plus 10 times fractional part of x is equal to 3x plus 3x plus 15। चलो करो इस क्वेश्चन को ट्राई। Find all possible values of x. Find value or values of x. Only real values obviously. Imagine कोई मतलब भी नहीं है इसमें, केवल फंक्शन में रियल वैल्यू के लिए ही है। Find all possible values of x. सीए कब है अपना? फेब फर्स्ट वीक में। सर सीए नहीं सर, सीए की पार्ट टेस्ट है। पार्ट टेस्ट होगा सर। यस सर। पार्ट टेस्ट। इस बार 10 लोगों को रैंडम चूज किया जाएगा, उनको सेंटर पे आके एग्जाम देना है।
सरप्राइज मत होने जब लिस्ट आएगी रैम की, ठीक है? 10 लोगों को चूज करेंगे, सिर्फ एक चीज सेंटर पे पूछना था। बुलाएंगे, उनको एग्जाम वहीं देना है। बताओ क्या पूछना है? फिर हम लोग का कॉलेज का शेड्यूल आया है एंड जब कॉलेज का एग्जाम है तभी हमारा सीए भी है। हाँ तो मतलब अपना जैसे ये खत्म पोस्टपोन हो हो जाएगा। सी कब है एग्जाम, कब है कॉलेज वाला? 20 खत्म है, 22 to 5 है एंड 5 को लास्ट पेपर है and मेरे ख्याल से सीए 4 मार्च को था। और 6 तो को उसके कुछ नेक्स्ट वीक में कर देंगे, उसके नेक्स्ट वीक में कर देंगे, चिंता मत करो, उसके नेक्स्ट वीक में कर देंगे, ठीक है? तुम्हें मिलेगा प्रिपेयर करने के लिए पूरा टाइम, मिलेगा, कोई एक्सक्यूज देने का मौका हम नहीं देंगे। तो जब तुम्हारा कॉलेज वाला एग्जाम खत्म हो जाएगा उसके बाद 1 वीक मिलेगा प्रिपरेशन करने के लिए, फिर एग्जाम लेंगे, ठीक है? लेकिन 10 लोगों को रैंडमली तो नहीं कहूंगा मैं, 10 लोगों को पर्पजली चूज किया जाएगा और उनको सेंटर पे बुलाया जाएगा। सर पार्ट टेस्ट के दिन हमारा ओलंपियाड है, वो ओलंपियाड कौन सा? सर वो वो फिजिक्स और वो फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोनॉमी, वाला। मैथ्स और नहीं केमिस्ट्री और बायो वाला। वो कब आ गया? फेब में? यस सर। फेब कौन सी डेट में है? सर एक 6th को एक 7th को है। हाँ तो कहा ना नेक्स्ट वीक शिफ्ट कर दिया भाई। 5th तक तुम्हारे कॉलेज एग्जाम है, 6 7 को तुम्हारा ये हो गया, तो उसके नेक्स्ट वीक में ये पार्ट टेस्ट हो पाएगा ना। एस्ट्रोनॉमी दे रहे कॉलेज हो? एग्जाम तो 22 से चालू सर होगा। मार्च में सीए है, अभी वो लोग फेब की बात कर रहे हैं जो पार्ट टेस्ट होने वाला है अभी। तो मैं भी तो पार्ट टेस्ट की बात कर रहा हूँ भाई, कि तुम्हारा 5 सर नहीं, कॉलेज सीए एकदम पोस्टपोन करेगा कॉलेज एग्जाम की वजह से। कॉलेज एग्जाम कब शुरू हो रहे हैं? 22 फेब फरवरी। से 5 मार्च है। फेब की बात, तो पार्ट टेस्ट तो अभी हो जाएगा, क्या बात कर रहे हो तुम लोग? नहीं सर, हम सीए की बात कर रहे हैं, आपने सीए बोला हम ना। सीए की बात कर रहे हैं नहीं एंड सीए तो ठीक है, सीए तो ओलंपियाड वाले इसकी बात कर सर वो लोग बोल रहे हैं कि पार्ट टेस्ट के दिन उनका एग्जाम है ओलंपियाड। हाँ ठीक है, आप जिन लोगों का एग्जाम है पार्ट टेस्ट नहीं देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओलंपियाड तो ज्यादा लोग थोड़े एग्जाम, ये फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी दिया भरा तुम लोगों ने, सही है। चलो फिजिक्स तो थोड़ा मुश्किल रहेगा, 12th का सिलेबस जो है। एस्ट्रोनॉमी वाला इजी रहता है, इजी मतलब कंपैरेटिवली इजी रहता है उससे। सर उसमें मैथ्स होता और क्या फिजिक्स है, दोनों लेकिन आती है। कुछ आइडिया भी नहीं है एस्ट्रोनॉमी का। सैंपल पेपर्स वगैरह देख के भी कुछ ऐसे समझा नहीं अच्छे से करना क्या है। अरे मतलब पेपर उठा के देखो, उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, देखो उसको यार, सॉल्व करो उनको, प्रीवियस ईयर पेपर्स को। केवीवाई तो उठा के देखा है कि वो भी उठा के नहीं देखा है? वो तो आने वाला है। केवीपीवाई का पेपर देखा ना उठा के? हाँ कि वो सर भी नहीं देखा। देखा? वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सर ठीक से नहीं हो रहा केवीपी। ठीक से नहीं हो रहा है? कितने वैल्यू जाएंगे? 15? सर 3 3 वैल्यूज आ रही हैं, -7 -6 और -5। ये एक्स की वैल्यूज है। कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की वैल्यू सही है। अबे एक्स की वैल्यू पूछेगा नहीं, एक्स बता ना। -49/7 और -30/7। ये कुछ ठीक लग रहा है। और वो देखते हैं GIFX सॉल्यूशन एक बार फिर देखो भाई, जो गधे कहीं सो रहे थे, फिर देख लें क्या करना है। पहला स्टेप, x को चेंज करना है, x को चेंज कर दिया, इसको सिंप्लीफाई कर लो और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को लिखो इन टर्म्स ऑफ GIFX। क्या आएगा? 2 times GIFX प्लस प्लस 15/7। 15/7। और ध्यान रहे कि ये वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहेगी, तो एक इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है। 2 GIFX प्लस 15/7 लेस देन 1 ग्रेटर इक्वल टू 0। तो 7 से पहले मल्टीप्लाई कर लो, 0 लेस देन इक्वल टू 2 GIFX प्लस 15 लेस देन 7। 15 सब्ट्रैक्ट कर लो, -15 2 times GIFX लेस देन -8 और 2 से डिवाइड कर लो, तो -15/2 लेस देन और इक्वल टू GIFX लेस देन -4। ठीक है भाई। अब ये देखो माइनस कितना है? 7.5, तो -7.5
से -4 के बीच में GIF(x) है, तो GIF(x) की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, क्योंकि वो हमेशा इंटीजर होगा। बताओ भाई क्या क्या हो सकता है? -7, -6 और -5। 3 पॉसिबिलिटीज बनती हैं, और जहां GIF(x) की 3 पॉसिबिलिटीज हुई तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की भी 3 पॉसिबिलिटीज होंगी। कैसे? यूज दिस इक्वेशन, है ना। याद करो, हमें GIF(x) नहीं, हमको x निकालना है, ठीक है। फाइनल आंसर पे पहुंचो। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू क्या होगी जब GIF -7 होगा? देखो -7 डालो यहाँ पर, -7 इस वाली इक्वेशन डालो, GIF(x) की वैल्यू क्या आएगा? 1/7। -6 रखो यहाँ पर, -6 कितना जाएगा? 3/7 और 5/7। तो ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यूज हैं, और अब फाइनली x की वैल्यू निकालने के लिए दोनों को ऐड करना होगा। तो दोनों को ऐड करो, और अब बताओ -48/7 -48/7 -39/7 और -30/7। ये रहा हमारा आंसर। 3 पॉसिबिलिटीज, 3 आंसर्स हैं इसके। यू कुड नेवर हैव गेस्ड। जैसे पिछली बार तुमने गेस कर लिया था, इस बार तुम गेस नहीं कर सकते थे। वो कितने गंदे आंसर्स आ रहे हैं। क्वेश्चन कैसे आते हैं? फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। अब वो जो भी पूछ रहा है, चलो उसने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछा तो तुम यहीं पे रुक सकते हो, क्योंकि जितने GIF की वैल्यूज आएंगी उतनी x की वैल्यूज आएंगी। तो बस तुम्हारा ये एक्स्ट्रा काम बच जाएगा अगर उसने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछे तो। बट अगर उसने एग्जैक्टली सॉल्यूशंस पूछ लिए तो तुम्हें पूरा पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। अब बताओ, अब तुम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे इस टाइप हाँ के? सर। यस हाँ सर। हाँ सर। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें GIF भी आ रहा है, फ्रैक्शन भी आ रहा है और x भी आ रहा है। तीनों चीजें आ रही हैं, तो 2 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी प्रैक्टिस जितनी करो उतना अच्छा है यार। इसमें अभी हम रुकेंगे नहीं। चलो एक इनइक्वालिटी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो लिखा है GIF ऑफ 7 - x लेस देन और इक्वल टू 2। GIF of 7 - x is less than or equal to 2. Find the range of x. सोचो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व? कुछ तो बताओ, पहला स्टेप क्या होगा? कुछ तो बोलो। 2 केस बना सर लेंगे। 2 तो खुलेंगे पहले फिर 7 को बाहर निकालेंगे। सर 7 फिर बाहर निकालेंगे। 2 केस सर इंटीजर या नॉन इंटीजर है x, और फिर अच्छा। 7 बाहर निकालेंगे और फिर वो आइडेंटिटी लगा देंगे उस पे। तो भैया तुमने बिना केस बनाए 7 को बाहर निकाल सकते हो। हाँ सर 7 को बाहर निकाल Yes, लेंगे। sir, मैं 7 को -x की बात कर रहा हूँ, -GIF of x। तो वो तो निकाल दो ना कम से कम। यानी हम यहाँ तो पहुंच गए ना, यहाँ तो पहुंच गए, है कि नहीं? हाँ सर। GIF of -x लेस देन इक्वल टू -5। अब तुम उस प्रॉपर्टी के बारे में सोच रहे होगे जिसमें माइनस साइन अंदर रहता है, बट मैं ये कह रहा हूँ कि माइनस साइन को निकालने की हमें पड़ी क्या है? अरे मान लो माइनस साइन अंदर रहे तो ना यार। तुम इस तरह सोचो कि एक नंबर है -x है, वो x नहीं -x है, जिसका GIF -5 से छोटा है, इक्वल भी हो सकता है। What can we say about this number? किसी सर वो नंबर का x GIF, -4 से छोटा रहेगा। किसी नंबर का GIF -5 या उससे छोटा हो सकता है। जैसे मान लो मैं बोलूं t, GIF of t -5 या उससे छोटा हो सकता है। What can we say about t? t is जरा less t GIF लेस देन -4। -4, less than -4। -4 से छोटा, -4 से अगर बड़ा किया, अगर -4 से बड़ा किया तो क्या प्रॉब्लम होगी? तो उसका सोचो। GIF सर तब वो माइनस 4
तो याद है। अगर किसी नंबर का GIF -5 या उससे छोटा है, ये सब देखो अब ये डायरेक्टली उसके डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना है, सोचना है केवल। तो वो नंबर डेफिनेटली -5 तो हो ही सकता है, मतलब -5 या उससे छोटे नंबर्स तो चल ही सकते हैं। अब तुम्हें ये सोचना है कि क्या वो नंबर -5 से बड़ा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, क्या वो नंबर -4.5 हो सकता है? क्या होगा -4.5 का GIF? -5 -5 ही रहेगा, यानी ये चीज सेटिस्फाई हो रही है। तो -4.5 इज फाइन, -4.1 इज फाइन, -4 इज -4 को नॉट। एक्सक्लूड करेंगे। -4 सही नहीं है। इसका मतलब जो -x है वो स्ट्रिक्टली -4 से छोटा होना चाहिए। अगर ये बात नहीं समझ में आ रही है तो उसको फिर से डिस्कस करो मेरे साथ कि कौन सी बात है जो नहीं समझ में आ रही है। -x जो GIF के अंदर था, मैंने उसको भी थोड़ी देर t मान लिया, मालूम हम t की बात कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो t है, ये जो t लिखा हुआ है वो -4 से स्ट्रिक्टली छोटा होना चाहिए। ये -5 का -4 हुआ कैसे, ये तुम्हें सोचना है। तो कुछ एग्जांपल्स लो जो -5 से बड़े हैं, -4.9, -4.8, -4.1, इन सभी का GIF -5 ही रहेगा, जो कि सेटिस्फाई कर रहा है। इसलिए t जो है वो -4 से छोटा कुछ भी हो सकता है। -5 छोटा तो होगा ही, -4 से भी छोटा है तो चलेगा। और अब t एक्चुअली क्या था? t था -x लेस देन -4। तो अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, सबको पता है कैसे करते हैं इसको सॉल्व। माइनस साइन से इनइक्वालिटी बोथ रिवर्स। साइड्स, Inequality. माइनस साइड्स रिमूव किया, इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई, एंड योर आंसर इज x मस्ट बी ग्रेटर देन 4। 4 नहीं, लेकिन 4 से बड़ा है, 4 इंक्लूडेड नहीं है। और तुम यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो, यहाँ पे 4 डालकर। देखो ना, मैंने अगर 4 रखा है यहाँ पर, 7 - 4 3 हो गया, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। बट अगर तुमने 4 से स्लाइटली बड़ा नंबर डाला, 4.1 डाल के देख लो, व्हाट इज 7 - 4.1? 2.9 2.9 का GIF 2 सेटिस्फाई कर रहा है। तो 4 से बड़ा नंबर जो भी होगा वो देखो इसको सेटिस्फाई करेगा। और किसी भी स्टेप पे तुम इसको वेरीफाई कर सकते हो, और तुम्हें डाउट हो तो वैल्यूज डालकर। ठीक है, नोट करो उसको, नोट करो भाई। नोट करो। नोट करो, और इस इनइक्वालिटी को तुम्हें सॉल्व करना है। -5 less than or equal to GIF 2x less than 7. इनफैक्ट एक काम करो, एक मिनट रुकना, इक्वालिटी में चेंज कर रहा हूँ। इक्वालिटी इस साइड लगा रहा, थोड़ा चेंज करते हैं। Find a range of x which will satisfy. तो तुम 2x की चिंता मत करो, 2x तो बाद में सॉल्व हो जाएगा, तुम इसको t मान लो। अब तुम सोचो उन सारे नंबर्स के बारे में जिनका GIF, जिनका इंटीजर पार्ट -5 और 7 के बीच में है। वो नंबर कहाँ पे है? ये सोचना है कि वो नंबर्स कहाँ पर है जिनका GIF -5 और 7 के बीच में है।
-5 to 7. क्या बोल रहे हो तुम? t -5 to 7 इंक्लूड एक्सक्लूड क्या बोल रहे हो? सर 7 इंक्लूडेड रहेगा, 5 एक्सक्लूडेड, -5. मतलब कोई चेंज हुआ ही नहीं बेसिकली, जो GIF रहा है तो सेम ही रहा वो, तुम ये कर रहे हो ना? थोड़ा और सोचते हैं। तो अबे कुछ एग्जांपल्स लो तुम लोग यार, तुम लोग क्या कर रहे हो? मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो, हिस्ट्री के हो, क्या हो? ये GIF-T पहले इसको देखो। 4 to 7 हाँ सर सॉरी, -4 आएगा. -4 to 7 -4 to 6 एक मिनट 7 आएगा या नहीं आएगा? क्या T7 हो सकता है? 7 का GIF 7 नहीं होता क्या? होता है ना? होता है हो सकता है. कोई दिक्कत क्या उसमें? नहीं है ना? 7 से छोटा नंबर आएगा ना, लेस देन है तो आएगा। क्वेश्चन ये है कि 7 से बड़ा नंबर आएगा कि नहीं आएगा? तुम कहाँ जा रहे हो यार? आएगा सर, आएगा 8 के पहले. 7 से बड़ा नंबर भी आ सकता है, 7.1, 7.2, 7.3 ये सब आ सकते हैं। 7.9 तक सब आ सकता है। 7.999 तक आ सकते हैं। तो 8 नॉट सिंपली इंक्लूडेड t लेस देन 8 है। 8 को इंक्लूड मत करो, बाकी सब कुछ आ सकता है। देखो इसमें मैं कुछ कोई शॉर्टकट में कोई फॉर्मूला नहीं रखता, ये दिमाग पे जोर डालो आंसर आएगा यार। मतलब क्वेश्चन क्या है, सोचो ना कितना इजी क्वेश्चन है कि वो कौन से नंबर्स हैं जिनका इंटीजर पार्ट -5 से 7 के बीच में होता है। अभी सोचना ही तो है, इसमें क्या करना है कि भैया 7 तो आएगा, क्या 7 से बड़ा आएगा? वो भी आएगा, कहाँ तक आएगा? 8 तक आएगा, 8 नहीं आएगा तो इक्वलिटी हट गई। अब ऐसे ही -5 पे आ जाओ तो -5 पर इक्वलिटी नहीं है, -5 इसका मतलब इंक्लूडेड नहीं है। हमको पता है कि -4 का GIF -4 होता है, बट अगर हम -4 से छोटी वैल्यू पे गए, जैसे -4.1, -4.2, तो उसका GIF तो -5 हो जाएगा, जो कि इंक्लूडेड नहीं है। तो इसका मतलब -4 पे ही हमको रुकना पड़ेगा। बताओ भाई, -4.1, -4.2 ये नहीं हो सकते ना, क्योंकि इनका GIF -5 हो जाता है, -5 इंक्लूडेड नहीं है। क्या बात समझ में आ रही है? तो फिर आंसर क्या आया? 2x लेस देन 8 ग्रेटर देन -4। अब 2 से डिवाइड कर लो, क्या आंसर आ गया? x बिलोंग्स टू -2, x बिलोंग्स टू -2 included, 4 excluded. 2 4। ये रहा भाई हमारा आंसर, नोट करो, नोट करो इसको। चलो सॉल्व करो इस इनइक्वालिटी को। GIF x square plus GIF x minus 6 less than or equal to 0. सर GFX को T assume करके नॉर्मल इनक्वालिटी है. आंसर बताओ, आंसर तुम कर सकते हो, अब मैं कुछ बताऊंगा नहीं इसमें। फाइनल आंसर क्या है? सर T का या X? T का या X का?
x का फाइन आंसर। -3 to 3 both include included. exclude both included Yes sir. both included -3 to 3 both included बोल रहा है अभी वो। सर +3 इंक्लूड नहीं होगा। +3 इंक्लूड नहीं Sorry होगा। sorry सर sir. 2 होगा +3 include, exclude होगा। 2 include होगा, हाँ 3 सर exclude होगा। सबसे पहले तो ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है, सबको सॉल्व करनी आती होगी, मैं उसको सॉल्व वेवी कर्व है, इसका आंसर आएगा t बिलोंग्स टू -3 से 2, यानी कि जो GIF(x) है वो 2 से छोटा है, -3 से बड़ा है। अब किसी नंबर का GIF -3 से बड़ा है, इक्वलिटी लगी हुई है, तो -3 तो है ही। सोचना क्या है कि क्या -3 से छोटा हो सकता है x? क्या -3.1 हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि -3.1 का GIF -4 हो जाएगा। तो -3 से स्टार्ट करेंगे। ऐसे ही 2 को सोचना है, 2 तो आएगा ही, 2 पे इक्वलिटी है। क्या 2 से बड़ा नंबर आ सकता है? 2.1, 2.2, 2.3 Yes, sir. आ हाँ सकता sir. है। Yes sir. smaller than 3. So x belongs to -3 to 3. ये आंसर 3 आएगा। not included. 3 not included, yes. तो ये है भाई GIF ऑफ फ्रैक्शन। अभी भी बहुत ही बेसिक क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। मैं एक अभी डालता हूँ होमवर्क शीट इस पर, जो तुम्हें सॉल्व नहीं होगी इस वीक में, कल सॉल्व करो उसको बैठकर। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है भैया, इसकी प्रैक्टिस करनी जरूरी है। आज जो ट्रांसफॉर्मेशन, क्वेश्चंस और प्रॉपर्टीज हमने देखी हैं उसको वापस एक बार रिवाइज करना बैठकर, और जो क्वेश्चंस होमवर्क में भेजे जाएंगे उनको सॉल्व कर लेना, ठीक है? अपना काम कर लेना। सर आज का रिकॉर्डिंग जरा जल्दी अपलोड करवा देंगे क्या? मेरा थोड़ा मिस हुआ था स्टार्ट का। तुम्हारा स्टार्टिंग का 2 मिनट मिस हुआ है, उसका तो हाँ तुम्हें सर। वो ट्रांसफॉर्मेशन ही था, सर केवल खुद ट्राई कर ट्रांसफॉर्मेशन लूंगा, मैं कर लूंगा। हाँ वैसे मैं बोलूंगा उनको, ये लिंक भेज देंगे उनको। यस सर।